टाइटल जो सजेस्ट किया गया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग संहिता। संहिता डिपार्टमेंट को हमारे करिकुलम में, हमारे बीएमएस एकेडमिक्स में नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट माना जाता है, और मुझे ये ऑक्सीमोरॉन की तरह लगता है। ऑक्सीमोरॉन पता है ना, अपोजिट थिंग्स, ओपन सीक्रेट, लाइक दैट। सो संहिता अगर नॉन क्लिनिकल है तो उस पर जो आधारित बाकी के सारे डिपार्टमेंट है वो कैसे क्या क्लिनिकल हो जाते हैं। अगर संहिता ही क्लिनिकल नहीं है तो कोई डिपार्टमेंट क्लिनिकल हो ही नहीं सकता। तो मेरी दृष्टि से तो सबसे ज्यादा क्लिनिकल क्या है, संहिता है। क्योंकि क्लिनिक का मतलब क्या होता है, तो क्लिनिक का मतलब होता है हेतु, लक्षण और औषध, त्रिस्कंध। वाग्भट ने स्वयं कहा है अष्टांग संग्रह में कि हेतुलिंग औषध स्कंध त्रय मात्र निबंधना, हेतु, लक्षण और औषध के परे यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। और चरकाचार्य ने भी लिखा है हेतुलिंग औषध ज्ञानम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम आयुर्वेदम। तो अगर दोनों इतना स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये त्रिस्कंधात्मक क्लियरली क्लिनिकल विषय है, तो उस संहिता को नॉन क्लिनिकल कहना उचित नहीं है। इसलिए इस व्याख्यान का आरंभ ही मैं क्लिनिक से करना चाहूंगा। यद्यपि ये जो शीर्षक है, विषय जो है, ये हमें थियोरेटिकल लग रहा है या लिटरल शाब्दिक लग रहा है या सैद्धांतिक कंसेप्चुअल लग रहा है, किंतु संहिताएं मूलतः हेतुलिंग औषध इनके विवरण के लिए ही बनी है, इनके विवरण के लिए ही प्रवृत्त है। इस कारण से हेतुलिंग औषध के रूप में ही इसका प्रस्तुयन करना उचित रहेगा। इसलिए इस व्याख्यान का आरंभ हम प्रतिकार से करेंगे, यानी एक क्लिनिकल केस से करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू द फर्स्ट स्लाइड। दिस इज द केस दैट आई ट्रीटेड एग्जैक्टली 5 years ago in May 2015। केस देखिए क्या है, बाद में हम विषय में जाएंगे, संहिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रीडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। 4 शब्द है हमारे टाइटल में, उसके बारे में हम बाद में बोलेंगे। पहले हम संहिता हेतुलिंग औषधात्मक है, इसलिए क्लिनिक की ही बात करेंगे। क्योंकि आप संहिता पढ़ेंगे, अष्टांग संग्रह को, अष्टांग हृदय को फर्स्ट ईयर में, बाकी ईयर्स में आप चरक पूर्वार्ध, चरक उत्तरार्ध पढ़ेंगे, फिर पास हो जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, और क्या करेंगे आगे जाके पेशेंट को चेक करेंगे, उसको दवाई देंगे, उसको ठीक करेंगे और अपनी जीवनी चलाएंगे, है ना। सुश्रुत ने भी वही कहा है कि सनाथानपि अनाथवद विक्रोशतश्च मानवान् अभिसमीक्ष्य मनसि न पीड़ा भवति तेषां हितैषीणाम् आयुर्वेदं श्रोतुम् इच्छामः आत्मनश्च प्राणयात्रार्थम। हमारी भी जीवनी चलती रहे और रोगियों का भी कष्ट दूर हो, इसलिए हम आयुर्वेद सीखना चाहते हैं। तो सभी चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का कहना जो है वो क्लिनिक ही है, उनका प्रयोजन क्लीन की है। तो देखिए ये जो केस है ये यूनिक केस है। मैंने ऐसे केवल मेरी जिंदगी में 2 ही केसेस ट्रीट किए हैं। पहले केस देख लेते हैं क्या है। बेबी एज 1 day, 1 day, फर्स्ट डे, जस्ट 24 hours कंप्लीटेड, एनआईसीयू में है बेबी ऑफ कोर्स। कंडीशन क्या है देखिए, मेकोनियम एक्सपायर्ड ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। सो पूरा लेफ्ट लंग जो है वो हेजी है, पूरा भरा हुआ है, राइट लंग हाफ भरा हुआ है। उसने मेकोनियम पी लिया है, गर्भोदक का पान कर लिया है जन्म के समय। ओपेक हेजी एक्सरे है, दोनों लिंग में ओपेसिटी दिख रही है। O2 सैचुरेशन बिलो 40 है। अभी आप इस समय, अभी जो फिलहाल वातावरण है उसमें आपको पता है SpO2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन का महत्व कितना है। तो जब मैं ये 2015 में ये केस देख रहा था तो ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज बिलो 40। ऑफ कोर्स बेबी वाज ऑन वेंटिलेटर, फीमेल बेबी है, और गरगर बरबर साउंड आ रहे हैं चेस्ट में पूरे ऑस्कल्टेशन करने के बाद। और डॉक्टर ने कहा है कि ये जो बच्ची है ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। दिस इज द केस। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है कि इसके बारे में संहिताओं में क्या लिखा है? इस ऐसी कोई वस्तु स्थिति हमारे संहिताओं में कभी वर्णित है क्या? तो एक सोच के रखिए। दूसरी केस देखिए, ये दूसरी केस है एज 72 ईयर्स। पहली केस जो आपने देखी वो एज 1 day की थी, ये 72 ईयर्स की है। दादी थी। मैं जब उनको देखने के लिए उनके घर में गया तो रिपोर्ट देखा तो L1 to S1 ऑल वर्टिब्रे सीवियरली डिजेनरेटेड, SLR वाज 0। उसको मैंने बोला कि आप पाव उठाओ ऊपर, तो 10 डिग्री से ज्यादा नहीं उठे, यानी हिले ही नहीं उसके पाव करीब करीब। तो SLR स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट वाज 0। स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज मेंशन्ड टू शुरू संहिता एज शक्ति उत्क्षेपण निगृह्णाति। मृदर्शी के लक्षणों में है शक्ति उत्क्षेपण निगृह्णाति, इस शब्द लिखा है, शक्ति उत्क्षेपम निगृह्णाति। SLR स्ट्रेट लेग रेज वाज नॉट even 10 degree, it was almost 0.
शी वॉज नॉट एबल टू मूव एट ऑल। बहुत वेदनाएं थी, बहुत ज्यादा पेन था, पेन किलर पे थी, और सारा जो टॉयलेट वगैरह है, अपान क्षेत्र के सारे जो व्यवहार हैं, मूत्र पुरुष, ये सारे बेड पर हो रहे थे। तो ऐसी ये केस थी, मैंने उसके एमआरआई के रिपोर्ट देखे। और एक तीसरी केस है, ये तीसरी केस है नॉन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक वुंड थी, लेफ्ट फुट में गैंग्रीन हुआ था, काला पड़ गया था पूरा पाँव, उसके 3 फिंगर पहले से एम्प्यूट कर दिए थे, और मल्टीपल डिस्चार्जेस थे, वो वुंड हील नहीं हुई थी, और सीरस वाटरी डिस्चार्ज से लेके स्टिकी वायलेट थिक डिस्चार्ज तक पूरा फाउल स्मेल था। जब ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया तो जितने पेशेंट बैठे थे वेटिंग रूम में सारे बाहर निकल गए, इतना बुरा स्मेल था, इतनी बुरी थी। नी से लेके टो तक पूरा का पूरा ब्लैक शाइनिंग स्वेलिंग था, बहुत हार्ड स्वेलिंग था, वो यानी दृढ़ शोथ होता है वैसे। ये 3 केसेस मैंने आपके सामने रखे। क्यों? क्योंकि संहिता क्लिनिकल है, और संहिताओं का विषय क्या है? हेतु, लिंग, औषध। इसमें से लिंग मैंने आपके सामने रखे, लक्षण मैंने आपके सामने रखे। अभी आगे देखिए, ये आगे है, इसमें मैंने आपको एक मैथमेटिकल, एक रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण दिया है कि आप ग्रोसरी की दुकान में गए हैं, 45 रुपए केजी रेट है गेहूं का, आपने 4.5 किलो गेहूं ले लिया, उसको 500 की नोट दे दी, कितने पैसे वापस मिलेंगे आपको? तो ये क्या चल रहा है यार? आप संहिता की बात कर रहे हो या ग्रोसरी की? क्या चल रहा है? मैथमेटिक्स की? अच्छा ठीक है, कम से कम एक अंदाजा तो लगा लीजिए कि 500 रुपए के नोट में से कितने पैसे वापस आएंगे। अगर 45 रुपए किलो के हिसाब से 4.5 किलो गेहूं ले लेंगे तो क्या हिसाब बनेगा? ये हिसाब जरा करके रखिए, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। और ये है एक श्लोक, इसके श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि आज हम संहिता की बात कर रहे हैं। संहिता का मतलब होता है श्लोक, श्लोक उच्चारण। तो एक सैंपल के रूप में, एक नमूना के रूप में, एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मैंने एक श्लोक रखा है। किसी को पता है ये श्लोक कहाँ से है? जब बाद में बताते हैं कहाँ से ये श्लोक। श्लोक कहाँ से है, इसको जानने का अर्थ होता है अधिकरण तंत्र युक्ति। पहली तंत्र युक्ति जो है चरक सिद्धि 12 में उल्लेखित, यह है अधिकरण तंत्र युक्ति। तो इस श्लोक का अधिकरण क्या है, ऐसे मैंने आपको पूछा। ये कौन से अध्याय से ये श्लोक है, कौन से विषय के बारे में? तो पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। श्लोक का उच्चारण है क्ष्माम्भो तेजख वायव्यज्ञ निलगो निलैहि द्वयोल्बणः क्रमात् भूतैर्मधुरादिरसोद्भवः। इंटरेस्टिंग श्लोक है ना? वैसे सामान्य श्लोकों का भी उच्चारण करने का भी उतना ये नहीं है, लोगों में रुचि नहीं है, रुझान नहीं है, उस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। और ये तो बड़ा ट्विस्टेड, टंग ट्विस्टिंग श्लोक है, उच्चारण करने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर से एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं, अपने विषय में चले जाते हैं। क्ष्माम्भो तेजख वायव्यज्ञ निलगो निलैहि द्वयोल्बणः क्रमात् भूमधुरादिरसोद्भवः। ठीक है, अच्छा सब दिखाई सुनाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, हेलो, ओके, स्क्रीन इज यस सर, यस सर। ओके। तो आगे का देखिए, हम विषय में प्रवेश करते हैं। अभी विषय दिया था कॉलेज में, मैं बड़ा आनंदी हूँ इस विषय के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग संहिता। मैंने आपके सामने 3 केसेस रखे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन रखा, और एक श्लोक का उच्चारण करने के लिए आपको प्रस्ताव दे दिया कि आप इसका उच्चारण करके देखिए। विषय है हमारा इंपॉर्टेंस अर्थात महत्व, रीडिंग अर्थात पठन, अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ लेना उसको, अर्थावबोधन संहिता का। तो संहिता के पठन पाठन और अर्थावबोधन का महत्व क्या है, इस प्रकार से हमें बात करनी है। It is true that I should speak in English and I can speak in English, but to keep the flow, the emotional flow, the linguistic flow, the flow of our thoughts, it is naturally easy to speak in your mother tongue. But many people are not knowing Marathi language, so I prefer to go for Hindi because it is nearer to my mother tongue and language of our Shastra Sanskrit. So Anuyaya Pratikdam Sarvadharmeshu Madhyama. For that purpose, I selected to speak in Hindi. Though I can give you lecture, this same lecture in English for next 1 hour, but for easy understanding and to maintain the flow,
not to struggle with the words, better to shift in हिंदी, क्योंकि हिंदी आप सभी जानते हैं, मराठी लोगों को भी हिंदी समझ में आती है, इसलिए इस व्याख्यान में यद्यपि टाइटल इंग्लिश है फिर भी हम बात हिंदी में कर रहे हैं, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरा ये भूमिका जो है इसके पीछे का ये समझ ले और उसके साथ थोड़ा सा अनुमति दर्शाए। आगे तो हमारे शास्त्र का कोई भी व्याख्यान हो तो इसी श्लोक से लोग चालू करते हैं, मैं भी इसी श्लोक से चालू करूंगा। अधिकरण तंत्र युक्ति के अनुसार ये आयुर्वेद का पहला श्लोक है, आयुर्वेद के पहले स्थान का यानी सूत्र स्थान का पहले अध्याय का यानी आयुष्कामी अध्याय का ये पहला श्लोक है। दिस इज ओपनिंग श्लोक ऑफ द फर्स्ट अध्याय ऑफ फर्स्ट स्थान। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। अब इसमें परमादर शब्द मैंने हाईलाइट किया है, रेडिंग में लिखा है। तो परमादर का अर्थ अरुणदत्त ने क्या लिखा है? अरुणदत्त ने लिखा है परमादरो पाठावबोध अनुष्ठान रूपः उत्कृष्ट यत्न कार्य। दो चीजें हैं कि परमादर कैसे रखना है। मुझे आयुर्वेद के प्रति बड़ा आदर है, जैसे मेरे भारत देश के प्रति मुझे आदर होता है वैसे, तो ऐसा आदर नहीं चाहिए। दिस इज नॉट इमोशनल थिंग, दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल, दिस इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परमादरो कथम विधेयः पाठ अवबोध अनुष्ठान रूप उत्कृष्ट यत्न कार्य। डोंट गिव अ चांस, डोंट गिव अ ट्राई। कर लेते हैं, देख लेते हैं, करके देखते हैं, करने में क्या जाता है, ऐसा लाइट एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड से आपको पाठ अवबोध अनुष्ठान नहीं करना है। अपितु उत्कृष्ट यत्न, आपका जो कैपेसिटी, आपकी जो क्षमता है उसका 100%, उसका पूरा सहयोग लेके आपको यह प्रयत्न करना। यू हैव टू पुट इन योर हार्ड एफर्ट्स। इट इज नॉट अ चांस, इट इज नॉट अ ट्राई, इट इज डिटर्मिनेशन, इट इज हार्ड एफर्ट to be employed for Patha, Avabodha and Anushthan. It will mean Paramadara. And what that Paramadara for Patha, Avabodha, Anushthan, Rupa effort will yield to you. And that is the wisdom of your college. That is the greatness of the subject title. Therefore, I must thank to the person who suggested this title. And many thanks to the person who suggested this title. Because title is a blessing to all of you, to all the college students, all the audience who are listening right now. So I am very much grateful to the person who designed this talent, who suggested this talent, who coined this talent title. This title is Importance of Reading and Understanding. Patha and Avabodha of Sanhita will yield you. What it yield you? It will yield reading, Patha, understanding, Avabodha of Sanhita will yield you the very necessary thing which is written Ashtanga Uttar Tantra 40/82, the last adhyay of last sthan of Ashtanga. In Ashtanga Uttar Tantra, the last sthan, last adhyay 40, in 82 number shlok, Vagbhat has blessed you for this Patha Avabodha Anushthan as Dirgham Jeevitam Arogyam Dharmam Artham Sukham Yashaha पाठावबोधानुष्ठानैर अधिगच्छत्यतो ध्रुवम। इसलिए ये टाइटल जिस आदमी ने डिसाइड किया, निश्चित किया, उस व्यक्ति को मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा, मन से मैं उसको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके लिए उसने, उस महान व्यक्ति ने ये टाइटल सजेस्ट करके आपके लिए वाग्भट का ये आशीर्वाद इस चरक जयंती के शुभ अवसर पर आपके पास लेके आए हैं कि अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ संहिता थ्रू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समझ जाते हो। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीन पाठ एंड अवबोध, एंड दैट पाठ एंड अवबोध फॉलोड बाय अनुष्ठान विल यील्ड यू दीर्घं जीवित, लॉन्गेविटी, लंबी आयु, आरोग्य, हेल्दी आयु, धर्म, ऑल योर ड्यूटीज आर फुलफिल्ड, अर्थ, वेल्थ, richness, Sukha, all your desires are completed, and Yasha, the glamour, the fame, the popularity. What else you want from your life? आपके आयुष्य से आपको जितनी चीजें अपेक्षित है वो सारी इस टाइटल से, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहिता से आपको प्राप्त होगी। यह वाग्भट ने दिया हुआ आशीर्वाद है। और वाग्भट यानी वाची भट्टाहा जो शब्दों के प्रभु हैं, उन्होंने दो शब्द विशेष लिखे हैं। ध्रुवम, ध्रुवम यानी सुनिश्चित रूप से, अधिगच्छति प्राप्त होते हैं,
आपको पाठ अवबोध अनुष्ठान के द्वारा आपने जायरत के उपदेशों के प्रति परमादर रखा है, उसके कारण आपको सुनिश्चित रूप से प्राप्त होता है दीर्घन जीवित, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख और यश। तो ये जो टाइटल है ये आपके लिए एक शुभाशीर्वाद है, एक वरदान है, एक वरप्रसाद है, एक ब्लेसिंग है। अभी इंपॉर्टेंस हमने देखा, पाठ हमने देखा, अवबोध हमने देखा, एक शब्द रह गया जिस पर हम बोल रहे हैं, वो शब्द है संहिता। संहिता शब्द को सेल्फ कंपोज्ड श्लोकास, यानी मैंने खुद बनाए हुए श्लोकों के द्वारा मैंने संहिता शब्द को संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। स्वरचित श्लोकों द्वारा संहिता शब्द अक्षरों का विवरण संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश भाषा में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नीचे लिंक दिया हुआ है, जिनको रुचि है वो उस लिंक को स्क्रीनशॉट के रूप में ले ले या लिख के ले ले, या ऊपर जो हर स्लाइड के टॉप में जो भी आगे स्लाइड चलती रहेगी, आगे 50-60 स्लाइड, उसके टॉप में आपको पूरा मेरा जो प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस, उसका ब्यौरा दिया हुआ है www.youtube.com/आयुर्वेद। इस चैनल पर ये आप पूरा संहिता का व्याख्यान सुन सकते हैं, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्टरी जो श्लोक है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये श्लोक है संकारेण हिकारेण ताकारेण तथैव च व्याकृत संहिता शब्द सुष्ठुस्तत् अवधारिता। इसका रेफरेंस कुछ नहीं है, इसका रेफरेंस है मेरी अपनी मति, मेरा अपना हृदय, मेरी अपनी बुद्धि, मेरा अपना अंतःकरण। पिछले 32-33 साल से मैं आयुर्वेद में संहिताओं का पठन पाठन कर रहा हूँ। उस संग से, उस कनेक्शन से, उस सुसंगति से, संहिताओं का और मेरा जो संग है, एक दूसरे से जो लगाव है, उस कारण से, अंतःकरण से उभरे हुए उस स्फूर्त ये श्लोक है जो मैंने खुद रचे हैं या मेरे द्वारा रचे गए हैं। इसको में संहिता का इस प्रकार से वर्णन किया है, संकारेण हिकारेण ताकारेण तथैव च व्याकृतः संहिता शब्दः सुष्ठुस्तत् अवधारिताम्। संपन्ना, सम शब्द सं अक्षर से संपन्ना तत्व विज्ञानैः प्रयोगैश्चैव कृत्स्नशः। तत्व विज्ञान, कंसेप्चुअल थिंग्स, सिद्धांत, और प्रयोग, देयर एप्लीकेशंस, कृत्स्नशः entirely संपन्नाः संहिताः, they are full of conceptual things and practical applications, संहितास। हितार्थम सर्वलोकानाम, ही अक्षर से हितार्थम सर्वलोकानाम महर्षि प्रकाशितम। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन महर्षियों ने ये संहिताएं पूर्व सर्व लोगों के हित के लिए, उनके आरोग्य की रक्षा के लिए इनको प्रकाशित किया है। और ता अक्षर से ता सदैवानुसर्तव्या आयुर्वेद से संहिता, ये जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं, इनका हमने नित्य रूप से अनुसरण, अनुष्ठान, प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो ये था टाइटल। अभी ये जो 3 शब्द मैंने आपके सामने रखे कि रीडिंग का मतलब है पाठ, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है अवबोध, और उसके बाद हम अनुष्ठान तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी है। इसी को चरक ने भी इन्हीं शब्दों में लिखा है, भाव वही है, शब्द अलग है थोड़े। देखिए क्या लिखा है, चरक सिद्धि 12 के अंतिम श्लोकों में लिखा है, इदम अखिलम अधीत्य, यह पूरा का पूरा, अखिलम एंटायरली, निशेष, अधीत्य पढ़ के अर्थात पाठ, सम्यक अर्थान विमूर्षति यो अविमना, अविमना कंसंट्रेटेडली, विमना मन वहां पर नहीं है, अविमना मन वहां पर नहीं है, ऐसा नहीं है। टू नेटिव्स मेक वन अफर्मेटिव, तो सकारात्मक रूप से, मन से, दिल से, विथ फुल हार्ट, विमर्शति, विमर्श करता है, समझ लेता है, अर्थबोधन कर लेता है। अवबोध, तो पाठ के बाद दूसरा सोपान हुआ अवबोध, और तीसरा प्रयोग नित्यः, अनुष्ठान, प्रैक्टिस। तो जो पढ़ा, जो समझा, उसका प्रैक्टिस में प्रयोग करना, ये चरक ने भी लिखा है सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में। लिखा 40 अध्याय के 82 के श्लोक के पाठावबोधानुष्ठान ही। और सुश्रुत जी ने भी लिखा, चरक ने 3 शब्दों में लिखा, अधीत्य, विमृशति और प्रयोग नित्य। वाग्भट ने 3 शब्दों में लिखा, पाठ, अवबोध, अनुष्ठान। सुश्रुत ने थोड़ा इसे और विस्तारित किया। सुश्रुत सूत्राध्याय 3 अंतिम श्लोक है, वाक्सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेत अध्ययनान्तगः। यह हमारी अध्ययन की विधि है। हमारे कॉलेज में, हमारे पीजी में, हमारे क्यूरिकुलम में, हमारे सिलेबस में कैसे पढ़ाना चाहिए, इसका ये सुश्रुत ने दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन है। सुश्रुत जी कहते हैं कि पहले वाक्सौष्ठव, अच्छी तरह से उच्चारण सीख लो,
उच्चारण कैसे? पदम पादम श्लोकम वा, एक एक पद का उच्चारण करो, एक एक लाइन का उच्चारण करो, एक एक श्लोक का उच्चारण करो गुरु के पीछे। शुचिर गुरु परो दक्ष तंद्रा निद्रा विवर्जितः पठन नेतेन विशिष्य शास्त्रांतम आपनुया। अगर शास्त्र के अंत तक आपको पहुंचना है तो पहली चीज है वाक् सौष्ठव, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। उसके बाद अर्थ विज्ञान, उसको समझना चाहिए। समझने के बाद प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य का अर्थ क्या होता है? प्रागल्भ्य का मतलब होता है आपने जिस विषय का अर्थ अभी जाना है उस विषय के अर्थ को यथासंभव सभी सोर्सेस से, अगर आप कुछ चीज चरक में पढ़ रहे हैं तो उसी चीज को आप सुश्रुत में और वाग्भट में भी ढूंढ लीजिए कि उस विषय के बारे में चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में जितना सारा रिसोर्स अवेलेबल है, जितने सारे संदर्भ अवेलेबल है, क्रॉस रेफरेंसेस है, विरोधी रेफरेंसेस है, सपोर्टिंग रेफरेंसेस है, उन सभी संदर्भों को एक साथ जोड़ लेंगे तो आपको उस विषय के बारे में सकल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, एंटायर नॉलेज मिलता है। इसे कहते हैं प्रागल्भ्य। ये हो गया थियोरेटिकल। वाक् सौष्ठव पाठ, अर्थ विज्ञान और प्रागल्भ्य अवबोध। उसके बाद कर्म नैपुण्य यानी अनुष्ठान, यानी प्रैक्टिस, यानी प्रयोग नित्य। कर्म नैपुण्य, अपने कर्म में निपुण, कुशल, स्किलफुल हो जाओ, पंडित हो जाओ, प्रैक्टिस में स्नान परफेक्ट करते जाओ। कर्म सिद्धि प्रकाशिनी है ना, करते जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा योग कर्म से कौशलम, योग क्या है? अपने काम में कुशलता आना, यही कर्म कौशल योग कहलाता है। और योग क्या है? वैद्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है योगो गुणानाम, चरक सूत्र 25 श्लोक नंबर 40। फिर कर्म नैपुण्य आ गया, तद अभ्यास है। फिर गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। अभ्यास का मतलब क्या है? सतत क्रिया, शीलनम सतत क्रिया, भावाभ्यसनम अभ्यास, शीलनम सतत क्रिया। ये चरक सूत्र 26 के परादि गुणों में आया हुआ अभ्यास का वर्णन है। तो तद अभ्यास है शीलनम सतत क्रिया, उस कर्म नैपुणता के साथ आपको प्रैक्टिस करते जानी है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 50 साल, तब जाके शायद आप कभी अंतिम छोर तक, यानी अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचोगे। सिद्धि, सिद्धि का मतलब क्या है? जो आपको चाहिए, श्योर शॉट सक्सेस। आपने दवा दी और पेशेंट ठीक हो गया। आयुर्वेद के बारे में ऐसे विनोद से कहा जाता है, प्रहसन के रूप में कहा जाता है, चिढ़ाने के लिए कहा जाता है, एक प्रकारचा टोमणा मारला जातो, एक प्रकारचा विनोद केला जातो की यस्य कस्य तनोर्मूलम येन केनापि मिश्रितम यस्मै तस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। इतना आयुर्वेद को हम लाइटली, कैजुअली, ऑब्स्क्योरली ऐसे ले लेते हैं कि किसी भी पेड़ का कोई भी मूल्य लेके आओ, किसी को भी किसी के साथ मिश्र करके दे दो, ये नहीं तो वो हो जाएगा। ऐसे थोड़ी आयुर्वेद है, नहीं है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक सिद्धि है, एक श्योर शॉट सक्सेस है, एक सुनिश्चित ज्ञान है, एक परफेक्ट नॉलेज है। वो कैसा होना चाहिए? इदम एव औषधम अस्मै अनेनैव हि मिश्रितम कालेस्मिन्नेव दत्तम स्यात् इदम एव भविष्यति। यहाँ तक आपको पहुंचना है, इस सिद्धि तक आपको पहुंचना है। इदम एव औषधम, यही औषध, अनेनैव हि मिश्रितम, इसी अनुपान के साथ, काले अस्मिन्नेव दत्तम स्यात्, इसी काल में देने से, इदम एव भविष्यति, ऐसा ही होगा। इस निश्चितता के साथ आपको पेशेंट को बताने को आना चाहिए कि मैं जो औषध तुझे दे रहा हूं इस अनुपान के साथ इतने दिनों के लिए, उसके बाद तुझे इस प्रकार का परिणाम मिलना चाहिए। यहां तक हमें पहुंचना है। और इस पूरी जर्नी का यते अध्ययन अंततः, इस अध्ययन के प्रवास का ये जो पहला पड़ाव है, ये पड़ाव है वाक् सौष्ठव अर्थात पाठ, दैट इज रीडिंग। दूसरा पड़ाव है अर्थ विज्ञान और प्रागल्भ्य अर्थात अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अवर टुडेज टाइटल, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहिता थ्रू दिस 6 स्टेप्स। वाक् सौष्ठवे अर्थ विज्ञान प्रागल्भ्ये तदभ्यासे च सिद्धौ च यते ताध्ययनान्तका। अध्ययन की अंतिम छोर पर आप सिद्धि को पहुंचोगे। सिद्धि यानी श्योर शॉट सक्सेस। अब ये तीनों आचार्यों ने जो चीजें लिखी वो एक ही है। मैंने इनको एक ही टेबल में यहाँ पर लिखा है। रेड अक्षर में है वाग्भट के शब्द, नीले अक्षर में है सुश्रुत के शब्द और काले अक्षर में है चरक के शब्द। देखिए एक जैसा ही है। पाठ अर्थात वाक् सौष्ठव अर्थात इदम अखिलम अधीत्य, अवबोध अर्थात अर्थ विज्ञाने प्रागल्भे, सम्यक अर्थान विमृशति यो अवना, और अनुष्ठान अर्थात कर्म नैपुण्य तदभ्यासे च सिद्धौ च, और चरक ने कहा प्रयोग नित्य। तो सभी आचार्य एक ही भाव में बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं बोलते हैं। चाहे शब्दांतर होता है लेकिन भावांतर नहीं होता है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये अलग नहीं है, ये एक ही है। वाग्भट क्या है? वाग्भट तो लेटेस्ट मॉडल ऑफ आयुर्वेद है। अगर मैं आपको कहूं कि आपका स्मार्टफोन फेंक दो और आपको बटन वाला नोकिया का फोन इस्तेमाल करो, आप करोगे? नहीं करोगे।
मैंने बोला नहीं नहीं, नोकिया वाला भी फोन फेंक दो, आप पुराना वाला जो क्रेटा वाला फोन आता, टटर 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 डायल घुमा के उसको रिसीवर बड़ा 2 किलो का रिसीवर आपको कार में लगा के बोलना पड़ता था, उससे आपको अभी कॉन्वर्सेशन करो, आप करोगे? नहीं करोगे। बिकॉज मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि उसको लेटेस्ट मॉडल चाहिए, अपडेटेड वर्जन चाहिए। तो आयुर्वेद की संहिताओं का अपडेटेड वर्जन है, द लास्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ आयुर्वेद संहिता इज अष्टांग हृदय। और मेरी दृष्टि से अष्टांग हृदय क्या है? अष्टांग हृदय चरक प्लस सुश्रुत मल्टीप्लाइड बाय स्मार्टनेस इज इक्वल टू अष्टांग हृदय। चरक संहिताओं के सारे तथ्य, सुश्रुत संहिताओं के सारे तथ्य, और उसको स्मार्टली जिसने रीअरेंज किया, एडप्ट किया, अल्टर किया, एडवांस किया, अपडेट किया, वो स्मार्ट प्रेजेंटेशन है वाग्भट अर्थात अष्टांग हृदय। वाग्भट क्या है? शास्त्रेषु हृदयं श्रेष्ठम तत्रापि सूत्रानकम प्रथमोर्धश्च तत्रापि तत्राध्याय चतुष्टय। शाकुंतल के बारे में ऐसा कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। इसी लाइन पर हमने लिखा कि शास्त्रेषु हृदयं रम्यम अष्टांग हृदयं रम्यम शास्त्रेषु हृदयं श्रेष्ठम तत्रापि सूत्रस्थानकम, सूत्रस्थान तो वाग्भटा, तत्रापि प्रथमोर्धश्च, पहले 15 अध्याय जो है तो सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, बाकी 16वें अध्याय से आगे स्नेहन स्वेदन बस्ती वमन विरेचन है जो उसका एप्लीकेशन है। तो तत्रापि प्रथमोर्धश्च तत्राध्याय चतुष्टयम, कोई भी 4 अध्याय दिल से पढ़ लो, आपको पूरा आयुर्वेद आ जाएगा। तो पाठ अवबोध है जो अनुष्ठान का, क्लिनिकल प्रैक्टिस का, लोक व्यवहार में आयुर्वेद के प्रयोजन का मूलाधार है। तो दिस इज द ब्रिलियंट टाइटल सजेस्टेड फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज पाठ एंड अवबोध, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहिता एंड इट्स इंपॉर्टेंस। नाउ व्हाट इज पाठ? पाठ क्या है? पाठ है अटर, उच्चार करो, स्पीक बोलो, से कहो, मेंशन उसका उल्लेख करो, प्रोनाउंस अच्छी तरह से उसका उच्चारण करो, या हो सके तो बाय हार्ट करो। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्यों रट रहे हो, उसको बाय हार्ट करो, कंठस्थीकरण करो, संपूर्ण कंठस्थ करो। पाठ का मतलब होता है संपूर्ण कंठस्थ करना। मेरा एडमिशन हुआ बीएमएस में 1988 में अगस्त में, और पढ़ाने के लिए थे वैद्यराज दीपक गाड़गी, और हमें मार्गदर्शन करने के लिए थे मेरे 2 साल सीनियर वैद्याधर पाल से। और इन लोगों ने हमें ये प्रेरणा दी कि आपको सूत्रस्थान कंठस्थ करना है अष्टांग हृदय का। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सिलेबस में अष्टांग हृदय नहीं था। अष्टांग हृदय तो अभी आया, 2005 के बाद आया अष्टांग हृदय। उसके पहले अष्टांग संग्रह था। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान वाज इन सिलेबस, बट हमारे पूरे करिकुलम में, पूरा बीएमएस होने तक मैंने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान खोल के भी नहीं देखा। हमें बताया गया कि अष्टांग संग्रह के पेपर में आप अष्टांग हृदय के श्लोक लिख सकते हो, और हमने अष्टांग हृदय को कंठस्थ करना शुरू किया सूत्रस्थान। और अगस्त 1988 में हमारा एडमिशन हुआ। जून 89 में पूरा सूत्रस्थान कंठस्थ था। 30 के 30 अध्याय, 700 श्लोक कंठस्थ थे। एक अक्षर की भी नोट नहीं निकाली कभी पूरे बीएमएस करियर में, पूरे पीजी होने तक एक लाइन की भी नोट नहीं निकाली। जो कुछ पढ़ना है वो बाहर करना है, कंठस्थ करना है। तो मैं बड़े अभिमान के साथ सूत्रस्थान संपूर्ण कंठस्थ होने के बाद हमारे गुरुजी को बताने के लिए गया कि सर माझं सूत्रस्थान संपूर्ण पाठ झालं। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से उन्होंने मुझे अभिनंदन किया होगा, किस प्रकार से ग्रेट किया होगा, किस प्रकार की सभा से दी होगी? तो हमारे गुरुजी दीपक गाडगीळ जी थे, उनको मैं बोला कि सर माझं सूत्रस्थान पाठ झालं। तो उन्होंने कहा अच्छा मग आता शारीस्थान पाठ करायला घ्या। तो उनको कोई विशेष बात नहीं लगी कि सूत्रस्थान कंठस्थ हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो अभी शारीस्थान कंठस्थ करने के लिए लो। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को मैं बता रहा था कि मैंने सूत्रस्थान कंठस्थ कर लिया है, उस आदमी का आयुर्वेद का वाग्भट सुश्रुत चरक तो छोड़ दो, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो उसकी वृत्ति के साथ कंठस्थ है। यानी पाणिनि के जो 3500 से ज्यादा सूत्र है वो अष्टाध्यायी की सूत्र उसकी भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित वृत्ति के साथ उनके कंठस्थ है। तो उनको मैंने सूत्रस्थान कंठस्थ किया, उसका क्या विशेष लगेगा? तो मैं बड़ा दुखी हुआ। पूरा इतना सूत्रस्थान कंठस्थ कर लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मैं अपने दूसरे गुरुजी के पास चला गया, वैद्य अतुल चंद्र ठोकरे जी के क्लिनिक में चला गया और उनको बताया कि आज मेरा सूत्रस्थान कंठस्थ हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला क्या बात करते हो, तो मुझे बता वाग्भट के रस अध्याय का पहला श्लोक बोलो। देखिए उन्होंने क्या बोला,
वाग्भट के रस के अध्याय का पहला श्लोक। तो रस का अध्याय अधिकरण तंत्र युक्ति से रस का अध्याय है रस भेदीय सूत्र स्थान अध्याय 10, और सूत्र स्थान अध्याय 10 का पहला श्लोक मैंने उनको उच्चारण करके दिखा और बोले हाँ हो गया है तुम्हारा अध्याय, ये सूत्र स्थान कंठस्थ। एक श्लोक के उच्चारण से उन्होंने जान लिया कि हाँ मैंने सूत्र स्थान कंठस्थ कर लिया। और वो श्लोक था जो मैंने आपको प्रस्ताव दिया था कि आप उसका उच्चारण करके देखिए, क्षमाम्भोग्निक्ष्माम्बुते जक्ख वायवेग निलगो निलयैहि द्वयोर्वणक्रमात् भूतैर मधुरादिरसोद्भवः। ये वाग्भट की विशेषता है, ये वाग्भट का पांडित्य है। वाग्भट ने 6 रसों के 2-2 महाभूत यानी 12 महाभूतों के नाम 16 अक्षरों में लिखे। ये वाग्भट है। वाग्भट क्या है? वाग्भट एक सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता होगा कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में हमें अष्टांग हृदय नाम का सूत्र स्थान नाम का एक सब्जेक्ट है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता था कि वाग्भट सूत्र स्थान नाम का एक सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलता गया मैं बीएमएस के सेकंड थर्ड ईयर में गया तो मुझे पता चला कि नहीं, वाग्भट सूत्र स्थान वाग्भट ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ग्रंथ है। सूत्र स्थान के परे शारीरिक निदान चिकित्सा का भी मुझे उपयोग है। मेरे सिलेबस में, मेरे क्यूरिकुलम में, मेरी परीक्षा में, मेरे ओपीडी में, मैं जो बेड साइड उसके एग्जामिनेशन करता हूँ पेशेंट के, उसमें मुझे उपयोगी है। तो मुझे सब्जेक्ट से उसको ग्रंथ तक मेरी प्रतीति हुई। जब मैं पास हुआ और इंटर्नशिप में मैं पेशेंट को देख रहा था, मुझे पता चला कि नहीं वाग्भट ये ग्रंथ नहीं है, ये एक आदमी है, ये एक व्यक्ति है। इंटर्नशिप खत्म हुई और पीजी की प्रिपरेशन की। पीजी के लिए जामनगर में 1995 में एंट्रेंस दी। एंट्रेंस में पूरे भारत में मैं पहले नंबर पर वहां पर सिलेक्ट हुआ और संहिता विभाग में ही मैंने मेरा पीजी करने के लिए मैं वहां पर ज्वाइन हो गया। वहां पर पढ़ते पढ़ते मुझे लगने लगा कि वाग्भट ये व्यक्ति नहीं है, वाग्भट ये सब्जेक्ट नहीं है, वाग्भट ये केवल ग्रंथ नहीं है, वाग्भट केवल व्यक्ति नहीं है, वाग्भट एक ऋषि है, एक मुनि है। जैसे पीजी का तब पता चला नहीं यार ये केवल ऋषि मुनि नहीं है, ये उसके आगे ये बॉस है, ये स्वामी है। जैसे जैसे थीसिस लिखा, थर्ड ईयर के अंतिम तक आ गए पीजी के, तब पता चला नहीं ये बॉस नहीं है, ये तो बाप आदमी है। ये क्या है? ये बाप आदमी है। हम कहते हैं ना ये बाप है, बड़ी आदमी है, ये फादरली फिगर। इतना मैं वाग्भट के करीब पहुंच गया। फिर वहां से वापस आया, एरे कॉलेज पुणे वाघोली में मैं ज्वाइन किया। लोगों को मैं पढ़ा रहा था, पीपीटी शेयर करता हूं। कहां से शेयर करनी है पीपीटी? रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। आ गया? पीपीटी आ गई? हाँ आ गई सर, आ गई। हाँ वाग्भट का दिख रहा है? हाँ क्षमाम्भो अंतिम श्लोक दिख रहा है ना? सूत्र स्थान संपूर्ण कंठस्थ। हाँ वही तो वही पर थे। तो पीजी करके मैं वाघोली में पढ़ाने के लिए आ गया, तो मुझे लगने लगा कि ये बाप आदमी है। तो प्रैक्टिस भी शुरू हुई थी। प्रैक्टिस के पहले 5 सालों में कुछ चित्र विचित्र केसेस आ गए, वो ठीक हो गए। फिर लगने लगा कि नहीं यार ये बॉस नहीं, ये बाप नहीं, ही इज नेक्स्ट टू गॉड। वाग्भट क्या है? वाग्भट इज नेक्स्ट टू गॉड। और 5 साल की प्रैक्टिस खत्म हुई, आगे के 5 साल चले गए और 10 साल के बाद और क्रिटिकल केसेस आने लगे, वो सक्सेसफुली ठीक होने लगे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी बोर्ड। पेशेंट न जाने कहाँ से आने लगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, नागपुर से गोवा की छोर तक, ऊपर जळगाव से लेके नीचे बेळगाव तक पेशेंट आना शुरू हो गए। तब पता चला वाग्भट सब्जेक्ट नहीं है, वाग्भट ग्रंथ नहीं है, वाग्भट व्यक्ति नहीं है, वाग्भट ऋषि मुनि नहीं है, वाग्भट बॉस नहीं है, वाग्भट बाप नहीं है। वाग्भट नेक्स्ट टू गॉड नहीं है। वाग्भट हिमसेल्फ इज गॉड। वाग्भट स्वयं भगवान है। केवल आज नहीं, 1988 से जैसे मेरा एडमिशन हुआ है उस दिन से आज तक ये 33वां साल चालू है। पिछले 33 साल अकेले वाग्भट ने चलाए।
मेरे जितना और कोई क्या बताएगा कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहिता का महत्व क्या होता है। एक अत्यंत ग्रामीण भाग से, पुणे से 11 किलोमीटर दूर रय शिक्षण संस्था के एक सामान्य स्कूल से आया हुआ एक बच्चा, जिसको संस्कृत का कोई नॉलेज नहीं था, वो आज इस स्तर तक पहुंच गया। इन सब के पीछे अकेला वाग्भट। वाग्भट क्या है, संहिता क्या है, संहिता का महत्व क्या है, संहिता के पठन का, संहिता के कंठस्थीकरण का, संहिता के अर्थावबोधन का महत्व क्या है, सब कुछ है। दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः पाठ अवबोध अनुष्ठाने अधिगच्छति अतो ध्रुवम। इसका जीता जागता प्रत्यंतर जो है, अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, रियलाइजेशन जो है, वो मैंने खुद पिछले 33 सालों में किया है। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो, किसी अन्य चीज की चिंता ही नहीं करनी, विचार ही नहीं करना है। ये जना पर्युपासते, परितः उपासते, सभी ओर से उसी का ही उपासना करना है। और नित्याभियुक्त, ऑलवेज कनेक्टेड। कभी कभार वाग्भट को देख लिया, ऐसे नहीं, ऑलवेज कनेक्टेड टू वाग्भट। नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं आपका योगक्षेम चलाऊंगा, जो आपके पास नहीं है वो ला के दूंगा, योग जो नहीं वो दूंगा, और क्षेम जो दिया है वो मेंटेन करके रखूंगा। यह जो वचन श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में दिए गीता के, वही वचन श्री कृष्ण के रूप में आकर वाग्भट ने मेरी जिंदगी में सारथ किया। तो ये महत्व होता है कंठस्थीकरण का। ये जो श्लोक है, अधिकरण तंत्र के अनुसार रसवेदी अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण है, क्ष्माम्भोग निक्ष्माम्भुते यजख वायवेग निलोगो निलैहि द्वयोर्मणि क्रमाद्भूतेर मधुरादि रसोद्भवा। उसके पहले मैंने आपको बोला था कि ये इक्वेशन सॉल्व करो। 45 रुपए केजी से 4.5 किलो गेहूं लेके आए, 500 रुपये नोट दे दी, कितने पैसे वापस आएंगे? कैलकुलेशन कर लो यार, आपको आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लो। हाँ, कितने पैसे हुए? 202 रुपए 50 पैसे हुए। 500 का नोट आपने दे दिया, कितने पैसे वापस आए? 297 रुपए 50 पैसे वापस आए। क्या किया आपने कुछ कैलकुलेशन किया, बराबर है? आपने कुछ कैलकुलेशन किया, और उस कैलकुलेशन का कोई भी उदाहरण, इस प्रकार का कैलकुलेशन आपने आपके पहले से चौथी के मैथमेटिक्स पुस्तक में सॉल्व नहीं किया है। आपने उस समय कोई अलग नंबर्स, कोई अलग इक्वेशंस, कोई अलग सब्ट्रैक्शन, कोई अलग मल्टीप्लिकेशन, कोई अलग एडिशन, इस प्रकार का एग्जांपल सॉल्व किया। मैंने जो आपके सामने अभी रखा वो एग्जांपल आपने आपके स्कूल के दौरान नहीं सॉल्व किया है। आज मैंने आपके सामने रखा, आपने सॉल्व किया। आज आप रोज इस प्रकार का उदाहरण सॉल्व करते हो। आप ट्रैवल करते हो, आप ग्रोसरी में जाते हो, आप मोबाइल रिचार्ज करने के लिए जाते हो, आप मूवी थिएटर में पिक्चर में टिकट खरीदते हो, मैकडोनल्ड जाके पिज्जा खरीदते हो, जहां जाते हो वहां पर आप कुछ नोट देते हो, कुछ नोट लेते हो, आप कुछ हिसाब करते हो। कैसे करते हो? ये सारे जो आज आप व्यवहार करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, क्या वो कैलकुलेशन आपके पुस्तक में थे? नहीं थे। फिर आप लीलया कर पाते हो, विदाउट कैलकुलेटर असिस्टेंस कर पाते हो, ओरली उसका आप ये कर पाते हो, कैलकुलेशन कर पाते हो, है ना? कर पाते हो कि नहीं? कर पाते हो। ये अर्थावबोध है जो आपने उस समय 0 to 9 नंबर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, उसका जो आपने प्रशिक्षण लिया, वो तो एग्जाम्पल छूट गए चौथी कक्षा के मैथमेटिकल बुक में, 8वीं कक्षा के मैथमेटिकल बुक में, 10वीं कक्षा के मैथमेटिकल बुक में, बराबर है? वो उदाहरण तो कभी हमारे व्यवहार में आए नहीं। लेकिन हम आज उसके बलबूते पर, उन 0 to 9 नंबर्स पर, उन 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बलबूते पर आज का हमारा व्यवहार कर रहे हैं, और वही प्रकार से उसी अर्थावबोध के अनुष्ठान के रूप में हम आज के केसेस को टैकल करते हैं। जो केसेस मैंने आपको दिखाए, मेकोनियम से एस्पायर किया बच्ची ने, और मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी है, वेंटिलेटर पर है, 40% ऑक्सीजन सैचुरेशन है, कैसे उसको जिंदगी दोगे? कैसे दोगे? ये तो संहिताओं में लिखा नहीं, इस प्रकार का कोई अवस्था लिखा नहीं किसी अध्याय में, ना बाल रोग में है, ना शारीरिक स्थान में, ना कहीं पर। कैसे इसको टैकल करें? हमारे बेसिक नंबर्स क्या है? हमारा 0 to 9 क्या है? हमारा अल्फाबेट क्या है? हमारा अल्फाबेट है दोष रस गुण महाभू। चरक भी यही कहता है। चरक कहता है यश्चाद्रस विकल्पज्ञ यश्च दोष विकल्पविद न समूहे विकाराणाम हेतुलिंगोपशांति।
हेतु लिंग उपशांति, फिर से त्रिस्कंद। हेतु लिंग और औषध में आप कभी भी मोहित नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको उसका डर नहीं लगेगा, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपको रस और दोष का संबंध पता है। रस और दोष किससे बनते हैं? महाभूत से बनते हैं। और रस दोष और महाभूत का संबंध किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? गुणों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हमारे अल्फाबेट्स क्या हुए? हमारे अल्फाबेट्स हुए 3 दोष, 5 महाभूत, 6 रस और 20 शारीरिक गुण, गुरुवादी गुण। इनके बलबूते पर हम जो हमने हमारे अष्टांग हृदय में, हमारे चरक पूर्वार्ध में, हमारे चरक उत्तरार्ध में, हमारे बीएमएस करिकुलम में हमने पढ़ा, गुल्म पढ़ा, पांडु पढ़ा, ज्वर पढ़ा, रक्त पित्त पढ़ा, वो पढ़ते समय हमने ये जो जाना कि 3 दोषों का 5 महाभूतों के साथ, 5 महाभूतों का 6 रसों के साथ, 6 रसों का 20 गुणों के साथ, 20 गुणों का 3 दोषों के साथ, इनका परस्पर संबंध क्या है, एक दूसरे से क्या संबंध है, म्यूचुअल रिलेशंस क्या है, अगर हमें ये भली भांति पता है तो हमें आज की कोई भी केस, कोई भी अवयव, कोई भी ऑर्गन जो हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है, कहां लिखा है वर्टिब्रल डिजेनरेशन? हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। कहां लिखा है हमारे शास्त्र में मेकोनिम से एस्पायर होता है? नहीं लिखा है। कहां लिखा है हमारे शास्त्रों में यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी क्या होती है, जो सोनोग्राफी के बिना पता ही नहीं चल सकती, ना तो रुग्ण संवेदनीय ना वैद्य संवेदी लक्षण। तो ऐसे हेतुलिंग औषधियों का अध्ययन, ऐसे हेतुलिंग औषधियों का अर्थावबोधन और ऐसे हेतुलिंग औषधियों का अनुष्ठान, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जैसे हमने हमारे स्कूल की किताबों में 0 to 9 नंबर्स और 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करके उस समय के एग्जाम्पल सॉल्व किया, और उसी तरह हम आज के हमारे उस समय के बुक्स में न होने वाले मैथमेटिकल हिसाब जो है हमारे आज के रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको हम लीलया, आसानी से, सहजता से, वेरी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। उसी तरह से अगर हम संहिताओं को इन मैथमेटिक्स के साथ, इन मैट्रिक्स के साथ, इस फंडामेंटल के साथ, इस नेटवर्क के साथ, इस दोष रस गुण महाभूत के साथ पढ़ेंगे तो हमें आने वाला कोई भी केस, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, कौन सा भी रिपोर्ट हो, हमें नया नहीं लगेगा। हम उस चैलेंज को बड़ी आसानी से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि हम यंग है, हम तरुण है। आह्वानस्य प्रतीकारम क्रियते तद्धि यौवनम। यौवन वो नहीं है जो 16 से 30 के बीच में होता है, वो तो एज है। यौवन वो है जो चैलेंज को फेस करता है, चैलेंज को जीतता है, जो डरता नहीं है। वो ऐड तो आपने देखी होगी, डर के आगे जीत है। किसी भी आने वाले नए हेतुओं का, नए लक्षणों का हमें कंफ्यूजन, डर, चैलेंज नहीं लगना चाहिए। हमें तो एक संधि, एक अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए कि हम इसको टैकल कर पाएंगे, जरूर टैकल कर पाएंगे और इसको जीत पाएंगे। इसका आधार है दोष रस गुण महाभूत। आयुर्वेद का हर एक वाक्य हेतुलिंग औषध स्कंध त्रय मात्र निबंधन, हेतुलिंग औषध ज्ञानम, या तो वो हेतु के लिए लिखा है, लिंग के लिए लिखा है, लक्षण के लिए, या औषध के लिए लिखा है। और इन 3 स्कंदों का अगर आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो आपके दिमाग में दोष रस गुण महाभूत, ये मैट्रिक्स, ये फंडामेंट, ये नेटवर्क, ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। एक प्रसिद्ध गाना है, आनंद बख्शी साहब एक फिल्म प्रोड्यूसर के पास गाना लिखने के लिए अपॉइंट हुए थे। प्रोड्यूसर ने बोला 15 मिनट में गाना चाहिए। 15 मिनट में कहां से गाना देंगे यार, बड़े टेंशन में आ गए। 15 मिनट में से 12 मिनट तो ऐसे निकल गए, उसमें से 4 चाय उन्होंने निगल ली, तब तक बुझ नहीं रहा था कुछ। और अंतिम 2 मिनटों में आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा। आपको ये गाना पढ़ के लगता है कि गाना है? ये गाना नहीं है, ये वही शब्द है, वही 2 शब्द उल्टे पुल्टे करके गाना लिखा है। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। गाना तो सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना तो यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए इसको। मैं बताना क्या चाहता हूं कि शब्द वही है, दिल दीवाना, दीवाना दिल, दिल दीवाना, दिल दीवाना, लेकिन गाना बन गया। यही आयुर्वेद के लोगों ने किया है। सभी जगह उन्होंने हेतुलिंग औषध ही लिखा है और वो दोष रस गुण महाभूत में ही लिखा है। देखिए, जहां पर अष्टांग हृदय का आयुर्वेदावतरण समाप्त होता है और पहला वाक्य आता है अष्टांग हृदय में शास्त्र का पहला वाक्य है वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषात् समासतः। इसका मतलब क्या है? वात पित्त नाम के 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ नाम के 3 दोष होते हैं संक्षेपतः, बाद में उसका विस्तार करेंगे। इस पर हेमाद्रि की टीका पड़ी, अरुण दत्त की नहीं। हेमाद्रि ने लिखा है पहला वाक्य, आयुर्वेदावतरण समाप्त हुआ,
ब्रह्मा स्मृता विश्ववेदम हुआ, अष्टावंगनी तस्याव चिकित्सा संस्कृता, ये श्लोक पूर्ण हुआ। और अगला श्लोक आया 6 नंबर का, वायु पित्तम कफशेति त्रयो दोषा समापता समासतः। द फर्स्ट ओपनिंग श्लोक ऑफ साइंस, ये दोषों के 3 नाम बताए और उस पर हिमाद्री की टीका है, अथ व्याधि प्रतिकारम व्याचष्टे। मैं दोषों के नाम नहीं बता रहा हूं, मैं व्याधि प्रतिकार बताऊं। क्या आपको लगता है बीएमएस के फर्स्ट ईयर में कि आप प्रैक्टिस करने आए हैं? आपके सब्जेक्ट के नाम देख के आपको लगता है संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, वेद इतिहास, अष्टांग हृदय, ये नाम पढ़ के आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनने आए हैं? लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे टीकाकारों ने, हमारे ग्रंथकारों ने ये भली भांति जाना था कि ये विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ये डॉक्टरी सीखने के लिए आए, ये पेशेंट को ठीक करने के लिए आए, रोग का प्रतिकार सीखने के लिए आए। इसलिए हिमाद्री का पहला वाक्य आता, व्याधि प्रतिकारम व्याचष्टे सतुत्रेधा हेतु लक्षण औषधं चेति। हेतु लक्षण औषधि प्रकार का होता है। हेतु 2 प्रकार का होता है, बहिरंग अंतरंगश्च। अंतरंग हेतु 2 प्रकार का होता है, दोषाः दुश्चाश्च। और उसमें से दोष स्वरूप अंतरंग हेतुओं का वर्णन यहाँ पर वायु पित्तम कफशेति नाम के श्लोक में हुआ है। सो दे विल रिलेट ईच एंड एवरीथिंग टू व्याधि प्रतिकार, टू हेतु लक्षण औषध। आप चरक को खोल के देखिए, चरक के पहले अध्याय में, देहन जीवित अध्याय में 156 औषधियों का वर्णन है। चरक के दूसरे अध्याय में 28 सेवाओं का वर्णन है। चरक के तीसरे अध्याय में 32 लेपों का वर्णन है। और चरक के चौथे अध्याय में 500 कषायों का वर्णन है। तो पहले 4 अध्यायों में चरक आपको 650 से ज्यादा औषधियों का परिचय करवा देता। इसलिए चरक के पहले चतुष्क का नाम है औषध चतुष्क, क्योंकि वो भली बात ही जानता है कि मेरा जो विद्यार्थी है वो प्रैक्टिकल सीखने के लिए आया है, सिद्धांत सीखने के लिए आया नहीं है, व्याकरण सीखने के लिए नहीं आया है, संस्कृत सीखने के लिए नहीं आया है, वो पेशेंट को ठीक करने के लिए आया है। तो मैंने उसको पहले क्या सिखाना चाहिए? औषध। इसलिए चरक के 7 चतुष्कों में पहला चतुष्क है औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना अन्नपान सप्तमः। षट चतुष्का क्रमेणोक्ता सप्तमश्चान्नपान। और ये लोग सारा का सारा लिखते हैं हेतुलिंग औषध दोष रस गुण महाभूत की परिभाषा में। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना, इसी भाषा में लिखते हैं। कोई भी उदाहरण ले लीजिए। चलिए, वात प्रकोप, वात वृद्धि के लक्षण ले लीजिए। क्या है? कार्श कार्शोष्ण कामित्व कंपानाह शकृत ग्रहण। शकृत ग्रह क्यों होता है? क्योंकि वात रुक्ष गुण का है, वो शकृत का सारा जो द्रव है उसको शोषण करता है, तो शकृत ग्रह होता है रुक्ष गुण के कारण। वात रुक्ष गुण शकृत ग्रह। कंप क्यों होता है? वात का चल गुण है, इसलिए गति के कारण कंप होता है, गुण है ना। आदमान क्यों होता है? वात का महाभूत आकाश है, आकाश बढ़ता है तो आदमान होता है। कार्श क्यों होता है? क्योंकि वायु के महाभूत वायु और आकाश है, जो पृथ्वी और जल को कम करते हैं, तो मांसर में कम होते हैं तो कार्श होता है। उष्ण इच्छा होती है ना। वात जो बढ़ता है तो उष्ण कामित्व होता है। क्यों? क्योंकि वात का गुण शीत है, शीत गुण बढ़ेगा तो उष्ण की इच्छा होगी। ईच एंड एवरी लक्षण ऑफ वात वृद्धि कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दोष रस गुण महाभूत। उपक्रम ले लीजिए, वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु। स्नेह उपक्रम पहला है, क्यों? क्योंकि वात रुक्ष है। स्वेद उपक्रम दूसरा है, क्योंकि वात शीत है। वेष्टनम, क्योंकि वायु आकाश महाभूत प्रधान है, वेष्टन करोगे तो आकाश कम हो जाएगा। यानी आप औषध ले लो या लक्षण ले लो या हेतु ले लो, ये दोष रस गुण महाभूत पर ही होता है। कमिंग बैक टू बेबी एज 1 डे NICU, मेकोनियम स्टेन एस्पर हुआ, लंग भरे हुए हैं, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, 24 घंटे में बच्ची मर जाएगी लिखा है। मैंने उसको चेक किया और डॉक्टर साहब बोले आप इसको कोई भी इंटरनल मेडिसिन नहीं दे सकते, आप इसको कोई नहीं चटाएंगे, कुछ नहीं चटाएंगे, इंटरनल मेडिसिन बंद, आप इसको चूर्ण गुटी वटी लेह क्वाथ कुछ नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे? तो इसको हमने दोष रस गुण महाभूत में इस प्रकार से समझा। कहां पर ये मेकोनियम एक्सपायर हुआ है? उरस्थान में, फुफ्फुस में। उरस्थान किसका है? कफ का है। कफ क्या है? केन जलेन फलती, पृथ्वी जल प्रधान है। पृथ्वी जल, मिट्टी और पानी एक साथ करेंगे तो क्या बनेगा? कीचड़ बनेगा, क्ले बनेगा। गर्भोदक क्या है? जल प्रधान है। गर्भोदक किससे बनता है? माता के रस से बनता है। रस का उपधातु क्या है? स्तन्य है। जीवन आने के बाद, गर्भ से बाहर आने के बाद शरीर का पोषण रस का उपधातु स्तन्य करता है।
और माता के उदर में रस से ही बना हुआ गर्भोदक उसका पोषण या संरक्षण या सस्पेंशन करता है, अवलंबन करता है। तो गर्भोदक जो उसके उर में गया है वो भी जल स्वरूप है, वो भी रस के समान है, सोम प्रधान है, जल प्रधान है। उर स्थान भी कफ का है, यानी जो कुल मिला के पिक्चर आ रहा है वो पृथ्वी जल क्लेद प्रधान है। तो उसकी चिकित्सा कैसे होनी चाहिए? अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है, इस जल को एलिमिनेट करना है, क्लेद को एलिमिनेट करना है, गर्भोदक को एलिमिनेट करना है, रस के उपधातु को एलिमिनेट करना है, स्थान पर काम करना है, कफ पर काम करना है, तो हमने किस चीज का उपादान करना चाहिए, किस चीज को हमने लेना चाहिए, व्हाट शुड वी सीक फॉर, इसके विपरीत काम करना है। तो इसके विपरीत क्या होता है? अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी और जल के विपरीत होता है अग्नि वायु आकाश। और हमें अतीतावेक्षा तंत्र युक्ति देखनी है, पीछे जाना है। अभी हम अभी दोष विधि अध्याय में थे, है ना? तो कफ का स्थान क्या है? कफ का स्थान है उरकंठ शिरक्लोम पर्वण्यामाशय और रसः, और सूत्रा उरहा, उर स्थान में कफ रहता है। अभी पीछे जाएंगे, अतीतावेक्षा तंत्र युक्ति, पीछे जाने का मतलब है अतीतावेक्षा। पहले अध्याय में लिखा है तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादय कफम, त्रयः तिक्तादयः कफम घ्नन्ति, तिक्त कटु कषाय, ये कफ को नष्ट करते हैं। और हमें अग्नि वायु आकाश इन महाभूतों की आवश्यकता है, क्योंकि कफ जल ये पृथ्वी प्रधान, पृथ्वी और जल प्रधान स्थिति हमारे सामने आई हुई है। तो पृथ्वी जल के विपरीत अग्नि वायु आकाश चाहिए। कफ शीत है इसलिए हमें उष्ण औषध चाहिए, वहां पर जल है इसलिए हमें रूक्ष औषध चाहिए, जो तिक्त कटु कषाय इसमें हो सकता है। ठीक है, बराबर है। हम दोष रसोगुण महाभूत की दृष्टि से जा रहे हैं, हम धड़ाधड़ श्लोक देख रहे हैं, कभी स्थान का श्लोक देख रहे हैं, कभी रस का श्लोक देख रहे हैं, कभी 12वें अध्याय में, कभी पहले अध्याय में। यह है अधिकरण तंत्र युक्ति के बाद अतीतावेक्षा तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति के बिना अगर आप शास्त्र पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बुरी तरह फंसोगे, यू विल फेल मिजरेबली। तच्चरक ने कहा सिद्धि स्थान 12 में, अधियानोपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या विनाभिषक्। तंत्र युक्ति के बिना अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो न अधिगच्छति शास्त्रार्थान, आपको शास्त्रों के अर्थ का सही पता नहीं चलता है। फिर लोग भटक जाते हैं और पूरा बीएमएस का डिग्री होने के बाद भी अरत की प्रैक्टिस करने की क्षमता और धैर्य नहीं रखते हैं, ना उनके पास वो कुशलता होती है, ना क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि तंत्र युक्त्या विनाभिषक् न अधिगच्छति शास्त्रार्थान। तंत्र युक्ति के बिना अगर आप शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको शास्त्र का अर्थ पता नहीं चलता, ऐसे चरक कहता है। और उसी तंत्र युक्ति पर मैंने मेरा जामनगर में एमडी का थीसिस लिखा। इट इज द पायोनियर थीसिस ऑन तंत्र युक्ति एप्लीकेशन इन संहिता अध्ययन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि आप तंत्र युक्ति पढ़ाएंगे क्या? हमने बोला हाँ, लेकिन जब ऐसे ही पढ़ाते हैं कैजुअली तो 1 घंटे में समाप्त करने का विषय नहीं, इसलिए उसका हमने एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, तंत्र युक्ति ऑनलाइन कोर्स फॉर एप्लीकेशन इन संहिता अध्ययन। ऊपर जो आप देख रहे हैं सारा डिजिटल हमारा जो प्रेजेंस है उसमें www.megraider.com नाम की हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप तंत्र युक्ति अध्ययन कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे तो हमें त्रयस्तिक्तादय कफम से रूक्ष गुण वाले, उष्ण गुण वाले द्रव्य चाहिए। तो नीचे सबसे देखिए, कषाय नाम का रस हम नहीं ले सकते यद्यपि वो कफग्न है, क्योंकि कषाय प्रायशः शीतम, हमें शीत गुण नहीं चाहिए, हमें उष्ण गुण चाहिए। और स्तंभन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जकड़ना नहीं है, हमें वहां से खोलना है चीजों को। तो कषाय रस का कोई उपयोग हमें नहीं है। तो हमें रह गए 2, तिक्त और कटु। अभी तिक्त रस में देखिए, तिक्त रस क्लेद शोषण लिखा है, और हमने गर्भोदक को क्या समझा है? क्लेद समझा है, जिसको हमें शोषित करना है। और देने की अनुमति है ही नहीं है, बाह्य मेडिसिन देना है। यानी आपके पास ऑप्शन क्या रह गया? लेप, फिर कटु। कटु रस तो स्वयं उष्ण है। क्लेद उपशोषण लिखा है। छिन्नति बंधांग, वहां पर जो संग हुआ है, बंद हुआ है, वहां पर श्वास जाने के लिए, आने के लिए वायु की गति को कोई भी जगह नहीं है, वहां पर बंद है, स्रोतोरोध है, स्रोतों से विवरण होती है, स्रोतों का जो रोध है उसको वो ओपन करता है, विवरण करता है। कफ अपहा, कफ को जीतता है। ऐसी 3 स्थितियां वहां पर हमें जरूरी है जो कटु रस से संबद्ध है। तो हमें तिक्त और कटु ये 2 ऑप्शन रह गए हमारे चॉइस के लिए। तो हमने क्या किया? हमने ये द्रव्य चुने, वचा, नागर, हरिद्रा एंड पिप्पली। नागर यानी शुंठी और पिप्पली इसलिए क्योंकि ये कटु रस के सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। तिक्तम कुटिच भूयिष्ठम औरुष्यम वात कोपनम। आप द्रव्य ढूंढने के लिए आए 15वें अध्याय में, शोधनादिगण संग्रह अध्याय में, है ना?
अधिकरण बदल गया और आप आगे आ गए अनागतावेक्षा तंत्र युक्ति, और आप वहां पर क्या ढूंढ रहे हैं, इसका इफेक्ट ढूंढ रहे हैं जो कफ नाशन के लिए है ना। नीचे क्या लिखा है, मेद कफाड्य पवन स्तन्य दोष निबरणो स्तन्य दोष निबरणो। हमने स्तन्य के रूप में जाना है गर्भोदक को। शरीर के बाहर रस का उपधातु स्तन्य उस बालक का संरक्षण करता है, पोषण करता है, तर्पण करता है, जीवन चलाता है। और शरीर के अंदर, माता शरीर के अंदर उसी रस से निर्मित गर्भोदक उस बालक का अवलंबन करता है। तो उस गर्भोदक का जो अभी उर में उपस्थिति हुई है, उसको अगर वहां से निबर्हन करना है, निकालना है, तो हमें प्रयोजन तंत्र युक्ति चाहिए, है ना। हम अधिकरण तंत्र युक्ति और अनागतावेक्षा तंत्र युक्ति से इस अध्याय में आ गए, और प्रयोजन तंत्र युक्ति से हमने ये गण देख लिया। उस गण में से हमने तिक्त और कटु नाम का योग तंत्र युक्ति लगा के 3 द्रव्यों को निकाला, वचा, नागर और हरिद्रा, क्योंकि तीनों उष्ण है। मुस्ता उष्ण नहीं है, अतिविषय अफोर्डेबल नहीं है, और अभया हरित की कषाय है, यष्टि मधुर है, नहीं चाहिए, है ना। कलशी प्रश्निपर्णी मधुर है, नहीं चाहिए। कुटज स्तंभन है, नहीं चाहिए। तो रह गए कौन, वचा, हरिद्रा और नागर और पिप्पली हमने वहां से निकाली, जो कटुरस में प्रमुख द्रव्य है ना। अपवाद द्रव्य में आती है तिक्तम कटुज भूयिष्ठम औरुष्यम वातकोपनम। हम फिर से पीछे चले गए 10वें अध्याय में। तिक्त और कटु दोनों वात प्रकोप होते हैं, हमें यहाँ पर वात का प्रकोप नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्ची छोटी है, उसका बलहानि हो जाएगी। हमें ऐसे द्रव्य चाहिए जो कटु भी है, वात का प्रकोप भी नहीं करेंगे, वो है नागर और पिप्पली। और वचा और हरिद्रा, वचा के लिए शांकर ने क्या कहा, वचा प्रमाथि द्रव्य है। प्रमाथि द्रव्य का मतलब क्या है, स्रोतोभ्यो दोष संचयम निरस्यति बलात्। जो द्रव्य स्रोतों से दोष संचय को निरस्यति, निकाल के खींच के लेके आते हैं, वो प्रमाथि द्रव्य वचा है। तद यथा मरीचम वचा, तो हमने वचा का वहां पर ले लिया, क्योंकि वचा क्या है, वचा संज्ञा स्थापन भी है, तो बच्ची को संज्ञा नहीं है। और हरिद्रा, हरिद्रा दो रजन्यादि चूर्ण का प्रथम द्रव्य है। रजनी दारु सरल श्रेयसी बृहति द्वयम कृष्णिपरनिशता उवाच तच्चूर्णम मधु सर्पशा बालस्य सर्व रोगेषु पूजितम बलवर्णदम। रजन्यादि चूर्ण जो वाग्गुण उत्तर तंत्र 2, यानी फिर से हम अधिकरण तंत्र युक्ति बाल रोग में चले गए। वहां पर प्रयोजन देखा, बालस्य सर्व रोगेषु, वहां का द्रव्य ले लिया रजनी। तो वचा, हरिद्रा, नागर और पिप्पल ऐसे 4 द्रव्यों को हमने चुना, जो उष्ण है, तिक्त है, कटु है, रुक्ष है, जो क्लेद का, कफ का, गर्भोदक का उर से शोषण करेंगे, और उसका मार्ग था लेप। हमने इन 4 द्रव्यों का लेप उस बच्ची के उर, पृष्ठ और पार्श्व पर लगाने के लिए बोला। और हर 2 घंटे बाद एक लेप सूख गया, उसको निकाल दिया, थोड़ा सा घृत का आलेपन किया, वहां का क्षोभ शमन करने के लिए फिर से नए लेप को वहां पर स्थापित किया, वचा, हरिद्रा, नागर, पिप्पली। और ऐसे हमने 18 लेप लगाए, हर 2 घंटे में एक लेप। और 36 घंटों के बाद एक्सरे वाज क्लियर, देयर वाज नो हेजी अपीयरेंस, lungs were absolutely normal, O2 saturation was maintained, ventilator was removed and baby survived successfully। अब ये बच्ची 5 साल की हो चुकी है, उसके हर बर्थडे को मैं उसके घर में जाता हूँ, और वो जो डिमांड करती है अगले दिन कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट मैं उसको दे के आता हूँ। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग संहिता। यहाँ पर ना अभ्यंतर औषध दिया, ना सूचे कर दिया, ना बृहदा चिंतामणि दी, ना श्वास का चिंतामणि दिया, ना लक्ष्मी विलास दिया, ना सुवर्ण भूपति दिया, ना त्रैलोक्य चिंतामणि दिया। नॉट अ सिंगल रसशास्त्र ड्रग इज यूज्ड। अगर हम हेतुओं को, अगर हम लक्षणों को संहिता से सीखते हैं, अगर हम निदान स्थान से हेतु और लक्षणों को सीखते हैं, अगर हम संहिता से हेतु लक्षण सीखते हैं, तो संहिता के ही चिकित्सा स्थान से हमें उन हेतु लक्षणों को ठीक करने वाला औषधि स्कंध प्राप्त होना चाहिए। क्यों हमें हमारा शास्त्र छोड़कर किसी अन्य ग्रंथों में दौड़ना पड़ता है, कि जिन ग्रंथों में ना हेतु लिखा है, ना लक्षण लिखा है, ना जो दोषों को मानते हैं, ना दूषों को मानते हैं, न दोषाणाम न दूष्याणाम परीक्षणाम, ऐसी जिनकी भूमिका है, जिन्होंने ना कभी हेतु लिखा, ना लक्षण लिखा, ऐसे ग्रंथों से कल्प लेके आने का क्या प्रयोजन? क्या हमारे संहिता में लिखे हुए कल्पों की सारी जो कार्मुकता है वो आपने भाव कर देखी है, आजमा कर देखी, और आपको पता चला कि संहिता में लिखे हुए सारे कल्प जो है वो निष्प्रयोजन है, वो काम नहीं करते। इस लड़का अनुयायी हूं मैं, 100% वाग्भटीय हूं। तो अगर मैं हेतुओं को और लक्षण को वाग्भट से जानता हूं, तो वाग्भट के ही औषध स्कंद से मैं उन औषधों को ले आऊंगा जो उस हेतु लक्षण को ट्रीट करेंगे, सक्सेसफुली उसको रिकवर करेंगे, उस बच्चे को जीवदान देंगे।
और वो ऐसे एक बार नहीं, ऐसे ये प्रैक्टिस पिछले 20 साल से चल रहे, फ्रॉम 1980, ये 23वां साल। इन 23 सालों में रसशास्त्र का एक भी कल्प यूज न करते, ना कभी सूचकर को यूज किया, ना कभी आरोग्यवर्धनी को, ना कभी कामदा को यूज किया। अगर हम ये कहते हैं कि चरकस्तु चिकित्सिते, तो आप चरक संहिता के चिकित्सा स्थान से, चरक संहिता के सूत्र स्थान से, चरक संहिता के औषधि स्कंद से क्यों नहीं पेशेंट को ट्रीट कर सकते? क्यों आपको जरूरत लगती है कि आप किसी अन्य ग्रंथों में लिखे हुए कल्पों की क्रचस लेके घूमो? क्या आप लेम हो? क्या आप लूले लंगड़े हो? क्या आपको आपके औषधि स्कंदों से, आपके संहितोक्त कल्पों से पेशेंट को ट्रीट करने की क्षमता नहीं? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और वो हो सकती है। और ये कहने की बात नहीं है, 22 साल से किया हूं इसलिए बोलता हूं। संहिताओं को पढ़ना है तो संस्कृत के प्रति जो भय है, संस्कृत के प्रति जो द्वेष है, संस्कृत के प्रति जो तिरस्कार है, संस्कृत के प्रति जो रिग्रेशन है, संस्कृत के प्रति जो हेट है, हेड्रेड है, उसको छोड़ना होगा। क्यों है आपको संस्कृत के प्रति भय? क्यों आपको संस्कृत का टेंशन आता है? वहां नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वकीया नास्ति आंग्लवाद, स्वकीया नास्ति आंग्लवाद अपि तस्याम वयम बुधा। इंग्लिश वाणी हमारी नहीं है, फिर भी हम उसमें प्रवीण है ना? इंग्लिश वाणी तो हमारी है ही नहीं, हम फिर भी उसमें प्रवीण है। अपि तस्याम वयम बुधा, वी आर इनफ फ्लुएंट, वी आर मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन वो हमारी नहीं है, वो परकीय भाषा है, स्वकीय लैंग्वेज नहीं है। अगर ऐसा है कि वो लैंग्वेज हमारे नहीं है, जिसके शब्द हमारे नहीं, जिसका स्पेलिंग हमारा नहीं है, जिसका ग्रामर हमारा नहीं है, फिर भी हम उसको सीखते हैं, उसके टेढ़े मेढ़े उच्चारण हम सीखते हैं, उस पर हम विजय पा लेते हैं और बड़ी अच्छी इंग्लिश में हम लेक्चर झाड़ते हैं, तो देवमान्य अस्तु का भी, तो हमें संस्कृत के प्रति डर होने की क्या जरूरत? सात्वस्माकं महामाता, ये तो हमारी ग्रैंड मदर है, हमारी दादी है, ये हमारे माता जी की माता है, हमारे हर मदर टंग की माता संस्कृत है। भारत की किसी भी कोने में जो कोई भी भाषा बोली जाती है, चाहे वो आसमी हो, गुजराती हो, हिंदी, इन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो अगर हमारी हर मातृभाषा की माता अगर संस्कृत है, तो हमारे दादी से हमें डर क्यों लगना चाहिए? क्या आपको आपकी दादी से डर लगता है? दादी तो बड़ी प्यारी होती है, उसके साथ हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं कि नहीं? तो देववाण्यस्तु का भीति सात्वस्त महावाता, ये भी सेल्फ कंपोज श्लोक है, हमने खुद तैयार किया हुआ ये संस्कृत श्लोक है। मैं तो 12वीं कक्षा तक संस्कृत जानता नहीं था और ना ही मुझे व्याकरण था, फिर भी संस्कृत में श्लोक कंपोज कर सकते हैं। पहले आपने वो देखा संहिता वाला, अब ये संस्कृत वाला देखिए। मेरा ये सवाल है कि जो अल्फाबेट्स हमारे नहीं है, जो शब्द हमारे नहीं है, जो प्रोनाउंसिएशन हमारा नहीं है, जो ग्रामर हमारा नहीं है, जो कल्चर हमारा नहीं है, उस भाषा पर अगर हम पांडित्य प्राप्त कर सकते हैं, हम उस पर अगर प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं, तो संस्कृत जिसके शब्द हमारे हैं, जिसका अक्षर हमारे हैं, जिसकी लिपि हमारी है, जिसका ग्रामर हमारा है, जिसका कल्चर हमारा है, उस संस्कृत को जानना, उस संस्कृत को बोलना, उस संस्कृत को सीखना इतना मुश्किल है? कतई नहीं है। सरलम संस्कृतम सुबोधम संस्कृतम। देखिए ये इंग्लिश विचित्र है, कौन सा स्पेलिंग सही इसमें? साइकोलॉजी की साइकोलॉजी, ऊपर वाला है नीचे वाला। मैं कहता हूँ SYKOLOGI, ये साइकोलॉजी का स्पेलिंग है, फोनेटिक स्पेलिंग है कि नहीं? अगर आप नीचे का वर्ड नहीं पढ़ोगे तो क्या आपको पता नहीं चलता कि मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है साइकोलॉजी, लेकिन आप बोलोगे कि आपको स्पेलिंग नहीं आता है साइकोलॉजी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। आपको लगता है कि नीचे का स्पेलिंग बराबर है, PSYCHOLOGY, जिसमें से P साइलेंट है, तो क्यों लिखा? वाई का वाई स्वर है क्या? नहीं है, तो उसका उच्चार आय कहां से हुआ? CH का उच्चार चो क्यों नहीं हुआ? क्यों को कहां से हुआ? और जीवाय का उच्चार गी क्यों नहीं हुआ? जी कैसे हुआ? कोई नहीं पूछता है। यानी इतने विचित्र जिनके प्रोनाउंसिएशन है, जितनी विचित्र जिनके स्पेलिंग है, उनको भी हम आत्मसात कर लेते हैं, उनको हम कभी सवाल नहीं पूछते हैं। तो हमारी संस्कृत जो लिखा है वही आपको पढ़ना है, तो आपको दुष्कर क्यों लगती? नहीं लिखनी चाहिए, वो बहुत ही आसान है। पढ़ के देखिए इसको। ब्राह्मी डल्हण जिह्वा, ब्राह्मी MHEE, डल्हण LHANA, जिह्वा BHA, बराबर है? नहीं है। आपको लगता है कि आपने बराबर लिखा है, ये बराबर है। ये जो काले अक्षर में लिखा है गलत है, ये लाल अक्षर में लिखा है ये सही है। ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी नहीं होता है। डल्हण होता है, डल्हण नहीं होता है। जिह्वा होती है, जिह्वा नहीं होती। देखिए क्या विपर्य हुआ है। MH नहीं है, HM है। LH नहीं है, HL है। VH नहीं है, HV है। तो पहले है, बाकी का व्यंजन बाद में है। अगर आप इतना प्रिसीजन रखेंगे आपकी भाषा के प्रति, तब वो भाषा आपको सक्सेस देगी।
आप कैसे भी कैजुअली उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी भी आपको वो साथ नहीं देगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए पहले भाषा के प्रति लगाव चाहिए। अरे हम ऐसे शास्त्र को पढ़ते हैं कि जिन्होंने मेडिकल साइंस जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को रिदमिक बनाया, म्यूजिकल बनाया, आपके लिए आसान बनाया, वोकल ट्रांसमिशन करने के लिए बहुत ही सुकर बनाया। ये 12 नर्व्स के नाम है, आप वो वाक्य बनाते हैं ना, ऑन ओपनिंग ऑफ द टी टाइम, हाँ, टू रिमेंबर द 12 names of the cranial nerves, O for olfactory, O for oculomotor, O for optic, T for trigeminal, बनाते हैं ना आप वो, T for trochlear etc. बनाते हैं ना। यानी आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े वाक्य बनाने पड़ते हैं, तब आप 12 नर्व के नाम ध्यान में रख पाओगे। मैंने आपको श्लोक सुनाया जिसमें 6 रसों के 12 महाभूत 16 अक्षरों में वाग्भट ने लिख के बताए। इतना अगर पंडित्यपूर्ण, इतना आपका फ्रेंडली आपका ग्रंथकार आपके साथ हो तो आपको डर किस बात का होता है। ये देखिए मालिनी वृत्त में वमन जैसे अत्यंत बीभत्स उपक्रम के तिक्त, कटु, उष्ण, रुक्ष, अत्यंत बुरे टेस्ट वाले द्रव्यों के नाम है। सुश्रुत में अगर आप इस गण को पढ़ोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोज लिखा है। वाग्भट ने इसको मालिनी जैसे रिदमिक वृत्त में ढाल दिया। मदन मधुक लंबा निम्ब बिंबी विशाला तकुसुकुट जम्बूर्वा देवदादी कृमिदनम विदुल दहन चित्रा कोशवत्यो करंजा प्रणलवणव चैला सरशपाश्चरदान। और क्या चाहिए? जिन लोगों ने वमन जैसे विभत्स उपक्रम के टेढ़े मेढ़े तिक्त कटु कषाय ऐसे चित्र विचित्र टेस्ट वाले द्रव्य इतने अच्छे रिदमिक रूप में आपके सामने रखे, इससे ज्यादा मदद आपको कौन सा शास्त्र करेगा? मैंने आपको तीसरा केस बताया था डायबिटिक वुंड का, नॉन हीलिंग रिकरिंग डायबिटिक वुंड विद द गैंग्रीन पोस्टेड फॉर एम्पुटेशन। उन चीजों को मैंने जिस चीज के ठीक किया है वो है एलादी तैलम, एलादी केर तैलम, अवेलेबल फ्रॉम के फार्मेसी। उस एलादी गण का, उसमें 64 सुगंधी द्रव्य है। उस एलादी गण का प्रयोजन है, फलश्रुति है, एलादिको वातको फौषं च विनियच्छति वर्ण प्रसादन कंडो पीटिका कोठनाशनः, वर्ण प्रसादन कोठनाशनः विषनाशनः। एलादी गण सुश्रुत ने ऐसे वर्णों के रोपण के लिए लिखा है, एलादी ना वर्ण रोपणम ऐसे उसने लिखा था। और उस एलादी में कौन से द्रव्य आते हैं? 64 द्रव्य हैं। आप कितना भी लाख कोशिश कर ले ध्यान में नहीं रख सकते आप ऐसे लिस्ट 64 द्रव्य। मैं रख सकता हूं क्योंकि वो शार्दूल विक्रणित में लिखे हुए एला युग्म तुरुष कुष्ठ फलिनी मांसी जलध्यामकम स्पृक्का कचोच तत्र तगरस्थौमे यजाति रसाः शुक्तिर्व्याघ्रनको मरावम गुरु श्रीवासक कुंकुमम चंडा गुगुल देव धूप खपुरा पुन्ना गनागावयं। शार्दूल विक्रणित है। शार्दूल का मतलब होता है लायन, शेर। विक्रीडित है उसकी दहाड़। तो शार्दूल की दहाड़ क्या म्याऊं जैसे होगी? नहीं होगी। उतनी बुलंद होनी चाहिए, उतनी लाउड होनी चाहिए, उतनी डरावनी होनी चाहिए। एलायुम पुरुष कुष्ठ फलिनी मांसी जलध्यामकम। इस प्रकार से वृत्तों का प्रणयन हुआ। ये वाग्भट का पांडित्य है, ये वाग्भट का कौशल्य है। पाची भटहा वो वाग्भट है जो आपको औषधि स्कंद आपके टिप ऑफ द टंग पर लाके देता है। और ये पाठ, ये रिसाइटेशन, ये कंठस्थीकरण का महत्व है। क्या आपको द्रव्य ढूंढने की जरूरत है? आपको पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं, आपको ऐप रेफर करने की जरूरत नहीं, आपको वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं, आपको इंटरनेट टटोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी बाजार में जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, आपके पैकेट में कैश पड़ा हुआ है, आपने कैश निकाला और उसको दे दिया, आपका व्यवहार पूर्ण है। आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करने की जरूरत नहीं। स्कैन करो, फिर एंटर मारो, पिन लगाओ, कोई जरूरत नहीं। वहां पर इंटरनेट की रेंज है कि नहीं पता नहीं, चेक देने की जरूरत नहीं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत है। कैश निकाला, दे दिया, व्यवहार पूर्ण। ये कैश है, इंस्टेंट एप्लीकेशन। आप पेशेंट के सामने आप कहोगे थोड़ा रुको मैं रेफर करता हूं, नहीं। ये पाठांतर का पोटेंशियल है। ये क्या है सब? ये मनोत्सम प्रयोक्तव्य। आप जितना अच्छा उच्चारण करोगे वो आपके ब्लड में घूमने लगता है। आपको क्या लगता है आप आयुर्वेद को पढ़ पाओगे? आप आयुर्वेद को स्टडी कर पाओगे? आप आयुर्वेद को लर्न करोगे? नहीं होता है वो। तो नंद पारम त्रिस्कंधम, ये इतना बड़ा है कि आप उसका क्या स्टडी करोगे, आप उसको क्या लर्न करोगे, कोई आपको क्या उसको सिखाएगा? नहीं है वो इतना आसान। फिर क्या करना चाहिए? उस पर प्रेम करो यार। आप और आयुर्वेद अलग नहीं होनी चाहिए। आप और आयुर्वेद एक हो जाओ, अद्वैत हो जाओ। तुम और मैं अलग है ही नहीं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। जब आयुर्वेद आपके अंदर समा जाएगा तो आप जो बोलोगे वो द्रव्य आपके लिए काम करेगा। ये वाचा सिद्धि आती है। रसायन सेवन की फलश्रुति क्या है? वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते ना रसायनात्। वाक सिद्धि आती है।
आप जिस प्रकार से विचार करोगे उस प्रकार से हृदय काम करने लगता है। मंत्रवत संप्रयुक्तम, व्हाट डू मीन बाय मंत्र? मननात् त्रायते। आपने जो सोचा, आपने जो मनन किया, उस प्रकार से त्राण होगा, उस प्रकार से संरक्षण होगा, उस प्रकार से पेशेंट का प्रोटेक्शन होगा। लेकिन उस सिद्धि तक जाने के लिए आपको वाक् सौष्ठव चाहिए। पहले आपका उच्चारण ठीक चाहिए, फिर आपका अर्थावबोधन ठीक चाहिए, फिर आपने प्रागल्भ्य से संहिताओं का अध्ययन करना चाहिए, फिर आपने उसका कुशलता प्राप्त करना चाहिए, प्रैक्टिकल कर्म नहीं बनता, प्रैक्टिकल स्किल आना चाहिए, फिर उसका सालों तक अभ्यास करना चाहिए, तद अभ्यास से उसके बाद हो सकता है तथामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा कि शायद ही कोई मुझे जान पाया। तो सालों की प्रैक्टिस के बाद शायद आप उस मंत्रवत संप्रयुक्तम की अवस्था तक पहुंचोगे। हर किसी को सूत्र मंत्र के रूप में फल नहीं देता है, उसके लिए उतनी निष्ठा चाहिए। किसी भी भाषा को जब आपको सीखना है तो लर्निंग अ लैंग्वेज हैज 4 मोड्स। या तो आप उसको सुनते हो या पढ़ते हो, ये पैसिव मोड से। कोई बोलता है इसलिए आप सुनते हो, कोई लिखता है इसलिए आप पढ़ते हो। और 2 एक्टिव मोड है, उसके लिए बहुत प्रयत्न चाहिए। स्पीकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियसली है, आपको सोचने का मौका नहीं है। रीडिंग, इट गिव्स यू सम क्वेश्चन, इट गिव्स यू सम रूम टू थिंक एंड देन राइट। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग आर एक्टिव मोड्स ऑफ लैंग्वेज। और किसी ने राइट किया है, स्पीक किया है, इसलिए आप रीड करते हो, लिसन करते हो। क्या आपको संहिताएं सुनाई देती हैं? क्या बात कर रहे हो? हम तो संहिताएं पढ़ते हैं, वैसे तो लोग पढ़ते भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि लोग पढ़ते हैं, लेकिन संहिता पढ़ने की चीज है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अमुक अमुक अध्याय व्याख्यास्यामः। अगर वो व्याख्यास्यामः है तो आप पठिष्य से हो सकते हैं, आप तो श्रुणयामः होने चाहिए। अगर वो व्याख्यान दे रहे हैं तो आपको सुनाई देना चाहिए ना। अगर वो व्याख्यान दे रहे तो आप पढ़ कैसे पाते हो? उन्होंने कहा लिखा कि अमुक अध्याय लिखिष्यामः, अमुक अध्याय व्याख्यास्यामः, तो आपको संहिता सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र स्पोकन संस्कृत में लिखा है, परोक्ष अनोद्यत्य भविष्य काल में नहीं लिखा। हमारा शास्त्र विद्यार्थी में लिखा है, हमारा शास्त्र तद्दित में लिखा है। क्या लिखा है? कारयेत, धूपयेत, पायेत, न पिबेत, न श्रावयेत। इसके अलावा क्या लिखा है? कृतम धृतम बुतम श्रुतम, और क्या है? तद्दित है और विद्यार्थ है। असर्टिव सेंटेंसेस है या तद्दित है, हैज बीन डन, पास्ट पार्टिसिपल। क्या मुश्किल है उसमें? करके तो देखो। लोगों को लगता है कि संस्कृत का ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर से घटिया कोई विधि ही नहीं है भाषा सीखने का। ग्रामर इज अननेचुरल एंड रॉन्ग वे टू लर्न द लैंग्वेज। क्या बात करते हो? हम तो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ते हैं, और हम जब स्कूल में तो हमने 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ा है। फिर भी आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी किसी को बोलूं कि भाई उठो और आयुर्वेद के लिए 11 वाक्य अंग्रेजी में बोलो झट से, क्योंकि दैट मच प्रोफिशिएंसी यू डोंट हैव ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू ग्रामर। और जो भाषा ग्रामर से सीखी जाती है वो आपको कभी नहीं आती। जो भाषा ग्रामर से नहीं सीखी जाती वो आपको आती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप हिंदी मूवी देखने के लिए जाते हो, है ना? अभी आपने वॉर देखी होगी लॉकडाउन से पहले, या रणवीर सिंह की, रणवीर कपूर की कोई मूवी देखी होगी, है ना? उसमें कोई हीरोइन होती होगी, और ये ऑब्वियस वाक्य है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो क्या वो जो हीरो होता है, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह या रणवीर कपूर, वो स्क्रीन से बाहर आके आपसे वार्तालाप करता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें मैं करता है, तुमसे प्यार यह कर्म है और करता हूं यह क्रियापद है, तभी आपको हिंदी समझ में आएगी? ऐसा होता है? नहीं होता। आप बचपन से हिंदी फिल्में देखते आ रहे हो, आप बचपन से हिंदी गाने सुनते आ रहे हो, आप बचपन से हिंदी सीरियल देखते आ रहे हो, आप बचपन से हिंदी कार्टून देखते आ रहे हो, इसलिए आपको हिंदी आना है सागर। आपके पास पड़ोस में कोई गुजराती बोल रहा है तो आपको भी गुजराती आने लगती है। लैंग्वेज इज लर्न बाय लिसनिंग और रीडिंग। इफ समवन इज स्पीकिंग एंड समवन हैज रिटन। आपकी माताजी ने आपको आपकी मातृभाषा सिखाई क्या? कि बेटा घर देखो, बेटा करता, घर कर्म देखो क्रियापद, ऐसे सिखाया? नहीं। आपकी माताजी, पिताजी, आपके घर के भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पास पड़ोस वाले लोग बोलते, आप सुनते गए और आप धीरे धीरे अपने आप बोलने लगे। क्या आपको ग्रामर पता है मराठी का, हिंदी का, गुजराती का, कन्नड़ी का? नहीं है। तो ग्रामर का आधार लेके आप भाषा सीखने का प्रयास ही क्यों करते हो? गलत है वो। आप पढ़ते जाओ, आपको आ जाएगा। संस्कृत पढ़ते रहो। मैं कैसे पढ़ा हूं? मुझे तो आज भी ग्रामर नहीं आता है। मुझे कबूदावी वकादावी कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं एमए संस्कृत हूँ।
मैं दुनिया की किसी भी संस्कृत वाक्य का आपको सही अर्थ बता पाता हूँ, और मैं आप पर अभी के अभी श्लोक बना सकता हूँ, मेरे खुद के श्लोक में रच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने संस्कृत नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सीखी है। मैंने पढ़ पढ़ के संस्कृत सीखी है। आप हेमाद्रि को पढ़ो, आप अरुण दत्त को पढ़ो, आप डल्हन को पढ़ो, आप चक्रपाणी को पढ़ो। हो सकता है पहले 10 दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 11वें दिन आपको एक लाइन समझ में आएगी, 100वें दिन आपको एक परिच्छेद समझ में आएगा, और 1000वें दिन आपको हर चीज लिखनी ही चाहिए। उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए सातत्य चाहिए, ऐसे ही नहीं आता है। और ट्रांसलेशन तो कतई नहीं करना चाहिए। ट्रांसलेशन क्रचेस है, ट्रांसलेशन कुबड़िया है, वो बैसाखिया है, नहीं चाहिए। आप जिस दिन आपको ऊपर का संस्कृत जो कालाक्षर भैंस बराबर, ऐसे ही होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? पात्र परंपरा संचारे मान मुद्वत क्षीणम। आपने 1 किलो शहद ले लिया, एक पात्र, उसको दूसरे पात्र में डाल दिए, फिर दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें पात्र में एक बूंद भी शहद नहीं पहुंचता है, क्योंकि हर पात्र में थोड़ा शहद चिपक के जाता है और अंतिम पात्र में कुछ नहीं पहुंचता है। ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन वो चीज है कि किसी ने कुछ पढ़ा, कुछ समझा, उसने उसको जो समझा उसमें से कुछ लिखा, उसने जो लिखा उसमें से आपने कुछ पढ़ा, आपने जो पढ़ा उसमें से आपको कुछ समझा। ये पात्र परंपरा संचार्यमाण क्षीणम, ऐसा नॉलेज है, वो ट्रू नॉलेज है। अगर मैंने आपको बोला कि आप डेविडसन जो है, हैरिसन जो है, हचिसन जो है, ये सारा जो है ये आप हिंदी में पढ़ो, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। आपको मेडिसिन पढ़ना है, आप डेविडसन से, हैरिसन से ही पढ़ोगे। आपको पैथोलॉजी पढ़नी है, आप ओरिजिनल बुक से पढ़ोगे। आपको सर्जरी पढ़नी है, आप लॉरेंस बेली से ही पढ़ोगे। क्या आप उसके हिंदी ट्रांसलेशन पर जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो फिर आपको संस्कृत के ट्रांसलेशन की क्या जरूरत पड़ती है? मुझे एक ने पूछा कि आपकी यार ये ग्रंथ टीका के कैसे होते हैं, ऊपर की संस्कृत नीचे भी संस्कृत, ये तो बड़ा। वो बोला ऑक्सफोर्ड। मैंने बोला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का स्वरूप क्या होता है? ऊपर अंग्रेजी, नीचे अंग्रेजी, फिर भी वो सबसे अच्छी डिक्शनरी है। तो मेरे संस्कृत श्लोकों के नीचे अगर संस्कृत टीका लिखी है तो क्या गलत किया? इस पर सोचो। संहिताएं पढ़ने का एक विधि है, संहिताएं पढ़ने का एक लगन है, संहिताएं पढ़ने का एक टेक्निक है। जैसे तंत्रिक लगाकर पढ़ने के लिए एक कोर्स की जरूरत होती है, वो एक व्याख्यान का विषय नहीं है। ऐसे संहिताएं पढ़ने का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1 से 14, श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड, कारक, संधि, विभक्ति, अन्वय, टीका, फिर उसका क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम चरक, सुश्रुत, फ्रॉम डल्हन, गयदास, चक्रपाणी, ये सारा एक साथ करके कैसे पढ़ना चाहिए, इसका भी एक ऑनलाइन कोर्स हमने तैयार किया है। और जिसमें अगर आप 3-4 अध्याय पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी अध्याय पढ़ने की क्षमता आ जाती है। एकस्मिन्नपि शास्त्रे यस्य लब्धास्पदामति स शास्त्रम अन्यत् अप्याशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबोध्यते। आपको एक शास्त्र पढ़ने का तरीका आ गया तो आपको बाकी शास्त्र भी पढ़ने का अपना अपना सामर्थ्य आ जाता है। तो संहिता वाचन का भी एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, अभी तो ऑनलाइन जो चीजें है वो सबको पता चल गई है। कोर्स तो हमने प्रणयन करके 5 साल हो गए, बहुत सारे 100 से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ भी ले लिया। लेकिन अब ये ट्रेंड आ चुका है कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि जिनको संहिता पढ़ने में रुचि है, इस लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि यार संहिता पठन जो है वो सक्सेस दे सकता है, तो उनके लिए उपयोगी है। इसलिए पाठ का मतलब केवल पठन, रीडिंग नहीं। पाठ का मतलब होता है कंठस्थ करे, बाय हार्ट करे, चोपड़ी में नहीं, चीजें खोपड़ी में होनी चाहिए, बुक में नहीं, ब्रेन में होनी चाहिए। पुस्तकस्था तु या विद्या अपरहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्थ विद्या नहीं चाहिए, नोट में नहीं चाहिए, ऐप में नहीं चाहिए, वेबसाइट पे नहीं चाहिए, आपके दिमाग में चाहिए, आपके टिप ऑफ द टंग चाहिए। तब वो श्लोक, वो संहिता, वो रेफरेंस आपको यश देगा। आगे है अवबोध। क्या है? अवबोध। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 45 रुपए किलो के हिसाब से 4.5 किलो गेहूं लेके आओ, 500 रुपए की नोट दे दो, आपको कितने पैसे वापिस आएंगे? तो आपने बताया मुझे कि 202 रुपए 50 पैसे हुआ और आपको 297 रुपए 50 पैसे वापिस आने चाहिए। ये कैलकुलेशन आपने आपके बचपन में आपने जो 0 to 9 नंबर सीखे और आपने जो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सीखा, उसके हिसाब से आपने आज ये उदाहरण सॉल्व किया। वैसे ही अल्फा हिल नहीं रही थी, डुल नहीं रही थी, अपने बेड पर यूरिन और टॉयलेट के लिए मजबूर थी, पेन किलर ले रही थी, ऑपरेशन होने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे दादी को क्या देंगे? हमारा का रिपोर्ट देखा, L1 से लेके S1 तक सीवियर डिजीज में क्या देंगे? यही देंगे जो लिखा है।
वो अस्थि संशय जातान क्षीरभृत संहिता तथा प्रयोजन तंत्र युक्ति। प्रयोजन तंत्र युक्ति क्या कहती है कि अस्थि क्षय हुआ है तो आपको ये करना चाहिए। अस्थि क्षय को अगर आपको चिकित्सा करनी है तो आपको तिक्त क्षीर घृत बस्ती देने चाहिए। मैं भी वही करने का सोचा, लेकिन दादी बोली मैं बस्ती नहीं लूंगी, लेफ्ट लैटरल पर जाना मेरे बस की बात नहीं है, आई कांट टर्न, मुझे इतना पेन है कि मैं पांव तक नहीं उठा पाती हूँ, मैं क्या लेफ्ट लैटरल में जाके दक्षिणम पादम संकुच तो वामम प्रसारे की स्थिति में जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए बस्ती। आपका क्या करेंगे ऐसी? देखिए, अस्थि क्षय में तिक्त क्षीर बस्ती देके लोगों को ठीक करना, ये महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग करते हैं, सैकड़ों वैद्य करते हैं, उसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा, मैं आपको बता होता है अतीतावेक्षा अनागतावेक्षा प्रयोजन योग अधिकरण ऊह्य तंत्र युक्ति क्या होती है। दादी माँ ने बोल दिया कि मैं बस्ती नहीं लूंगी, ये 2002 की बात है, आज 2020 चल रहा है। मेरी प्रैक्टिस बहुत ही दुर्बल परिस्थिति में थी उस समय, क्लिनिक में पूरे हफ्ते में मैं अकेले ही जाता था और अकेले ही आता था, इतने पेशेंट आते थे। ऐसी स्थिति में पेशेंट को गंवाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, तो मैं इस पेशेंट को गंवाना नहीं चाहता था, और वो लेडी बस्ती लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो क्या करेंगे, ये उसका आंसर है। बस्ती कहाँ जाता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बस्ती, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ बस्ती। बस्ती जाता है पक्वाशय में, पक्वा धाना को देना, पक्वाशय दोषों को निकालने के लिए आप बस्ती देते हैं, बराबर। तो अगर बस्ती पक्वाशय में जाती तो मुझे पक्वाशय में औषध पहुंचाना था, और मुझे बस्ती नाम का रूट अवेलेबल नहीं है, तो मैं पक्वाशय तक औषध कैसे पहुंचाऊंगा। या एवं पुरीश धरा कला सा एवं अस्थि धरा कला, यहाँ अस्थि क्षय हुआ है और अस्थि क्षय के औषध पक्वाशय यानी पुरी धरा कला में जाने चाहिए, तो कैसे जाएंगे। तो हमने आगे का रेफरेंस देखा, अनागतावेक्षा अध्याय 13 दोषोपक्रमणी अध्याय के अंत में 10 औषधि काल दिए हैं, और 10 औषधि कालों में दूसरा औषध काल है अन्नादौ विगुणे पाने प्राग्भक्तम जाननमन्नादौ। अन्नादौ यह दूसरा औषधि काल है जो अपान की विगुणता में दिया जाता है, यानी भोजन के पहले दिया हुआ औषध अपान के कक्षा में पहुंचता है, और पक्वाशय का स्वामी है अपान। इसलिए हमने तिक्त क्षीर और तिक्त घृत और उसके साथ कोई और 2-4 टैबलेट जो सात भावना दिए हुए रहते हैं मेरे यहाँ पर, ऐसा सिद्ध क्षीर और सिद्ध घृत और कुछ टैबलेट उसको बस्ती के द्वारा नहीं अपितु प्राग भक्त भोजन के पहले निवाले के साथ देने के लिए बोले। और 15वें दिन ये बेड पर लेटी हुई दादी माँ अपने पैरों पर चलते चलते मेरे क्लिनिक के 8 स्टेप्स ऊपर चढ़कर मेरे क्लिनिक में आ पहुंची, एंड उसके पांव से वो 8 स्टेप चढ़कर दादी माँ के साथ साक्षात लक्ष्मी मेरे क्लिनिक में चलकर आ गई। क्योंकि इस केस के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस केस के बाद कई 100 केसेस अल्फा एसिड डिजेनरेशन के आते रहे, आज भी आते। अभी कल ही मेरा एक पेशेंट जो है, जो बेड रिडन था L3 L4 अल्फा एसिड डिजेनरेशन के कारण, डिस्क बल्ज के कारण, स्लिप डिस्क वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें थी, पाँव उठाने की क्षमता नहीं थी। वो 3 मंजिला उतर के, कल्याण में उसका घर है, वहां से 3 मंजिला उतर के लोकल में बैठ के दादर में जाके, दादर के जो 2 स्टेयरकेस ऊपर नीचे चढ़ के अपने ऑफिस में जाके पूरी रिवर्स जर्नी करके 3 माले चढ़ के अपने घर में जा पहुंचा। तो ये सिलसिला 2002 से चालू हुआ है, आज भी चालू है। 1200 से ज्यादा केसेस अल्फा एसिड डिजेनरेशन, नी डिजेनरेशन, ACL, PCL क्रूशियल लिगामेंट टेयर जो होता है, वो AVN ग्रेड 2 नी रिप्लेसमेंट की अवस्था आ गई है, कल ऑपरेशन करने के लिए बोला है। ऐसे कई सारी केसेस केवल इस चीज से, तिक्त क्षीर घृत बस्ती से नहीं, तिक्त क्षीर घृत को अपान काल में, अन्नाद काल में, अन्नादौ काल में, सॉरी प्रागभक्त काल में भोजन पूर्व देने से ये पेशेंट ठीक होते रहे हैं। ये जो दादी थी, ये शिरडी के आसपास 17 किलोमीटर दूर कोपरगांव से आई हुई, और फिर वहां से लोग आने लगे कि कोपरगांव के विठ्ठल मंदिर में ये जो दादी माँ है, ये कूदी लगाकर उड्या मारून भजन करते, असं सांगत। डेमोग्राफी आहे ऑल ओव्हर इंडिया आहे. इट इज पॉसिबल विथ संहिता रेफरेंसेस इफ यू यूज देम करेक्टली.
If you use them with judicious, if you use them wisely, if you use them with tantra yukti, if you use them with अधिकरण, प्रयोजन, योग, अतीतावेक्षा, अनागतावेक्षा, इसलिए संहिता पढ़ने का एक विधि होता है, तंत्र युक्ति जानने का एक विधि होता है। इसलिए तो ये सारी बातें एक व्याख्यान की नहीं है, इसके लिए एक पूरे कोर्स की आवश्यकता है। इसका प्रणयन हमने करके रखा है, आप हो सके उचित लगे, जरूरत महसूस हो तो उसको कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है। 23 साल का एक लड़का आया था मेरे पास, तब मैं पीजी एंट्रेंस के क्लासेस लेता था 2002 में। ये केस होने के बाद, ये केस मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया मेरे पीजी क्लास में। तो सुजीत पाटिल नाम के एक विद्यार्थी थे, वो किसी प्राइवेट रूम में रहते थे, उसके साथ और 2-4 लोग रहते थे। उसमें एक उसका रूममेट 23 बरस का रिसर्च असिस्टेंट था, रिसर्च लैब में असिस्टेंट के काम करता था। दिन भर आगे झुक के खड़ा रह के उसको कुछ टेस्टिंग करना होता था। तो उस कारण से उसको कुछ स्ट्रेन आ गया, उसको स्लिप डिस्क हो गया, एमआरआई निकाला, उसको उठना बैठना मुश्किल हो गया, बहुत पेन होने लगे। तो ऑर्थोपेडिक को दिखा, बोला ऑपरेशन करना पड़ा। ये निराश हो गया, बोला अभी ऑपरेशन करेंगे तो मेरी नौकरी कैसे रहेगी, शादी कैसे होगी, तो मैं तो जिंदगी से उड़ गया वगैरह वगैरह, बड़ा डिप्रेशन में वो आ गया। यहाँ सेमिनार कुछ देश काल के अनुसार, वही के अनुसार औषध चेंज करके उसे इसी प्रकार से अपान काल में क्षीरपाक क्षीर व्रत दे दिए। और इस चीज को आज 18 साल हो, पिछले साल उसकी बीवी को लेके आया सेम कंडीशन के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए बोला था, शनिवार की शाम को ऑपरेशन करने के लिए बोला, रविवार की सुबह औषध दे दिया, और बुधवार की शाम को उसकी बीवी जो है अपने बच्चे को एक्टिवा पर बिठाकर स्कूल को छोड़ने के लिए गई भी, क्लास को छोड़ने के लिए शाम के समय। तो इतना फास्ट रिजल्ट आता है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का रिजल्ट बहुत देर से आता है, अगर दादाजी ने औषध लिया तो नाती को रिजल्ट आता है। अरे ऐसे नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता है कि आपने दादाजी को औषध दिया और नाती को रिजल्ट आया, इतना देर नहीं लगता है। वाग्भट कहता है प्राय करो त्यहोरात्र कर्माण्यदपि भेषजम्, एक अहोरात्र में पेशेंट को रिजल्ट आना चाहिए। हम जो लोगों को बोलते हैं कि आयुर्वेद का रिजल्ट थोड़ा देर से आएगा, थोड़ा धीरज रखो, 2-4 महीना औषध ले लो, नहीं नहीं नहीं, कहता है प्राय करो त्यहोरात्र, एक अहोरात्र में 24 घंटों में आपको रिजल्ट एस्पायरेशन की, उसको 36 घंटे में वेंटिलेटर रिमूव करके सर्वाइवल स्टेटस पर लाया गया है। इससे और क्या फास्ट रिजल्ट आपको चाहिए। हाँ, दूसरी केस मैंने आपको बताई थी कि नॉन डायबिटिक पेशेंट था, रिकरिंग वुंड थी, 3 उंगलियां काट दी थी और पूरा जो स्वेलिंग था, गैंग्रीन था, वो नी तक पहुंच गया था। अभी उसका एंकल से एम्पुटेशन करने का पोस्टिंग हुआ था। बोला हेलो हेलो भूषण जी, आवाज येतोय, स्क्रीन दिसतंय? हाँ सर दिसतंय सर, बोला सर. ओके सर टाइम किती वेळ आहे आपल्याकडे अजून, किती वाजले? सर आपल्याला लवकरच कट शॉर्ट करून एंड करावं लागेल सर. हा, माझे शेवटचे 3 स्लाइड राहिल्यात म्हणून विचारलं. हो सर तेवढं सर. किती वेळ आहे आपल्याकडे, आता किती वाजले? 15 मिनिटं सर, 15 मिनिटं. मला 10 मिनिटात या 4-5 स्लाइड संपवता येतील. ओके हो सर. सो द नेक्स्ट पेशेंट वाज कि उसके एम्पुटेशन करने की नौबत आई थी और वो नॉन डायबिटिक था, तो उसकी चिकित्सा तो आसान है ना, डायबिटिक वुंड है, प्रमेय के औषध दे तो ठीक हो जाएगा। नहीं होता है यार। उडुपी के एसडीएम आयुर्वेद कॉलेज के शल्य डिपार्टमेंट में 3 महीने से आईपीडी में एडमिट था। वहां से आया पुणे में मेरे क्लिनिक में, और फिर मैंने ये श्लोक मेरे दिमाग में आया कि अरे ये स्थिति है, व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति, रूढानामपि वृक्षत्वं निमित्ताल्पेकोपनम चिरस्थिति नॉन हीलिंग निमित्ताल्पेकोपनम रिकरिंग। आपको क्या लगता है ये कहाँ पर आया होगा श्लोक? ये श्लोक वर्ण में आया होगा? ये श्लोक प्रमेय पिटिका में आया होगा? ये श्लोक प्रमेय में आया होगा? नहीं, ये श्लोक आया है कुष्ठ के पूर्व को। तो ये जो डायबिटिक वुंड है ये आपकी दृष्टि से प्रमेयजन्य है, लेकिन डायबिटीज का प्रमेय ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन से काम नहीं होता है। अगर कैंसर का ट्रांसलेशन अर्बुद करके काम होता तो आज सारे कैंसरग्रस्त लोग कांचन मुकुल से ठीक हो जाते। इतना आसान नहीं है ड्रग एंड डिसीज आयुर्वेद। उसके पीछे दोष, रस, गुण, महाभूत, संहिता, तंत्र युक्ति सब लगाना पड़ता है, तब होता है। इसलिए प्रमेय की चंद्रप्रभा गोगोल देके किसी की शुगर ठीक नहीं हुई आज तक, ना ही वंगभस्म देके ठीक हुआ है, ना ही वसंत कुसुमाकर देके ठीक हुआ है। सही बात है ना। प्रमेय अधिकार की औषधियां टनों में खिलाओ, पेशेंट की शुगर ठीक नहीं होती है, क्योंकि प्रमेय डायबिटीज का ट्रांसलेशन है, वस्तुस्थिति नहीं है।
ये जो स्थिति थी ये कुष्ठ के पूर्व रूप में थी, प्रमेय में नहीं। तो इसको कुष्ठ के पूर्व रूप में यानी रक्त, मांस, लसिका, त्वचा, इस पर जाने वाले क्लेदशक औषध दिए गए, और जिसको काटने की नौबत आई थी ये मरते तक उसका वुंड फिर से कभी ओपन नहीं हुआ। ये 3 हफ्ते में पूरी तरह हील हो गया। एक छोटे बच्चे का पांव जैसे होता है वैसे उसका वुंड हील हो गया 3 हफ्ते में। क्या किया उसको? तो उसका ये आंसर है, वात पित्त प्रदुष्टेषु दीर्घकालानुबंधेषु नॉन हीलिंग वुंड्स विरेचनम प्रशंसन्ति। शरीर में सर्वदेह में प्रसृत क्लेद को निकालने का मार्ग है विरेचन। देते रहो विरेचन, एक दफा नहीं, रोज नित्यमेनम विरेचे। उधर में क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लेद तो निकालते हैं, सारा क्लेद एक साथ नहीं निकालते। सारा निकालेंगे तो वात का प्रकोप हो गए, जहती असून मर जाएगा वो। थोड़ा थोड़ा रोज क्लेद निकालना है। वही प्रकार यहाँ पर किया। ये तो शाखागत क्लेद है, इसको धीरे धीरे से विरेचन से निकाला। और स्थानिक चिकित्सा की शास्त्रावान अपिच व्रणान धूपयेत। अनेक प्रकार के स्राव थे। स्राव क्या है? क्लेद है, द्रव है, जल है, उसका शोषण करने के लिए अग्नि चाहिए, तो धूपन किया। तो स्थानिक धूपन और सार्वदेहिक विरेचन। और क्लेद नाशन के लिए क्या देना है? वही वचा हरिद्रादि। वचा हरिद्रादि की 7 भावना दी हुई टैबलेट दे दी गई और धूपन और विरेचन देते रहे। अगले 3 हफ्तों में पेशेंट की वुंड ठीक होगी, और ता उम्र जब तक वो सांस ले रहा था तब तक उसकी वुंड फिर से कभी भी ओपन नहीं हुई। पेशेंट ला बरा वाटता कामा नये, पेशेंट बरा होता कामा नये, पेशेंट बरा राहिला पाहिजे। नॉट रिलीफ, नॉट क्यूअर, बट परमानेंट नॉन रिकरेंट ट्रीटमेंट इज द मोटो ऑफ संहिता चिकित्सा। नेक्स्ट, वेरी पॉपुलर पेशेंट, शुगर एंड कोलेस्टेरॉल। क्या समझते हैं शुगर कोलेस्ट्रॉल को? मैं क्लेद समझता हूं। मैं शुगर कोलेस्ट्रॉल का भाषांतर प्रमेय नहीं करता हूं, मेद नहीं करता हूं, मैं इसको क्लेद समझता हूं। क्लेद के कई फॉर्म्स हैं। महाभौतिक कॉम्बिनेशन के अनुसार क्लेद कभी शुगर के रूप में, कभी कोलेस्ट्रॉल के रूप में, कभी बाइल के रूप में, कभी यूरिया के रूप में, कभी यूरिक एसिड के रूप में, कभी गॉलस्टोन के रूप में, कभी अश्मरी के रूप में, किसी भी रूप में व्यक्त हो सकता है। सारा क्लेद है ये। उस क्लेद को निर्हरण करना है हमें। वो चाहे कुछ भी कहे, उसको उनकी परिभाषा में कुछ भी कहने दो, उस चीज को, उस वस्तु स्थिति को मुझे दोष रस गुण महाभूत में समझता है, और उस समझ को तो मैं पृथ्वी जल प्रधान अवस्था समझ के ट्रीटमेंट है। डेट देखिए और वैल्यू देखिए। डेट है अप्रैल 16, वैल्यू है 226 और 177। 2 महीने बाद वैल्यू 74 और 99 नॉर्मल आ गई। डेट देखिए अप्रैल 16, HbA1c है 9.4, एवरेज ब्लड शुगर 223। 2 महीने बाद देखिए 6.2 नॉर्मल और एवरेज शुगर 131। ट्राइग्लिसराइड देखिए 227 अप्रैल 16 और 2 महीने बाद 79। ये अचीव हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसको आप ट्रांसलेट मत करो, उसको आप मेद मत कहो, मेदोहर गुण मत दे दो, विडंगा दिलोह मत दे दो। उसको आप प्रमेय मत कहो, उसको आप चंद्रप्रभा गोक्षुर वसंत कुसुमाकर वंग मत दे दो। ट्रांसलेशन से काम नहीं होता। ये जो रिजल्ट आए हैं, 4.25 शुगर है, 10.5 से ज्यादा HbA1c है, और आज पूरी तरह से ठीक है, ना मॉडर्न की दवा चालू है ना आयुर्वेद की दवा चालू है। दीज आर रिजल्ट्स आर विदाउट OHA, नो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर नो ऑनगोइंग, ओनली एक्सरसाइज फॉर 1 आवर एंड 3 फुल मील्स। पेट भर के खाना खाओ यार, कोई सार्वेशन नहीं। सब प्रकार का अन्न उसमें दिया गया है। मेजर ड्रग फिर से क्लेद है तो गण, उसकी फलश्रुति पढ़ के देखिए। इन सभी केसेस में ना डायबिटिक वुंड में, ना अल्फा एसिड डिजेनरेशन में, ना मेकोनिया, ना कोलेस्टेरॉल में, ना यूरिया में, ना क्रिएटिनिन में, कहीं पर भी रसशास्त्र का एक भी कल्प इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे कुछ अपने मत है, वैयक्तिक मत है, थोड़े बंटक हो रहे, थोड़े रिबेल है, थोड़े हटके है, थोड़े नॉन डाइजेस्टेबल है। मैं रसशास्त्र को आयुर्वेद नहीं समझता हूँ, मेरा अपना वैयक्तिक मत है। मुझे कोई इसके बारे में खंत खेल नहीं है इस स्टेटमेंट। मेरा अपना वैयक्तिक मत है, मेरा अपना समझ है, मेरा अपना अनुभव है, मेरा 22 साल का तजुर्बा कहता है कि रसशास्त्र आयुर्वेद नहीं है। उसके पीछे की मेरी भूमिका मैंने स्पष्ट की कि अगर आपको हेतु और लिंग, हेतु और लक्षण ये निदान स्थान से, चरक सुश्रुत वाग्भट से पढ़ने हैं, तो आपको चिकित्सा भी वही से लानी चाहिए। और वहां से अगर आपको चिकित्सा नहीं लाने को हो सकती, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने चिकित्सा स्थान के सारे कल्पों का अध्ययन किया है, प्रयोजन किया है, और आपको वो यूजलेस इस प्रकार से अनुभूत हुए हैं, इसलिए आप बाकी कल्पों को
आपके हाथ नहीं ले रहे। मेरी वैयक्तिक मत है, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर लीजिए। याद आगे लास्ट की 2 स्लाइड देखेंगे और बंद करेंगे। स एव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरण च प्राप्य विकारण कुरुते बहुन। चरक सूत्र 18 में भी ये श्लोक अलग शब्दों में है और ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 से। इसको मैंने थोड़ा सा परिवर्तित किया। कुपितो दोष की बजाय संचित क्लेदाः स एव संचित क्लेद समुत्थान विशेषता स्थानांतरण च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। वही करने करता है। अगर यह क्लेद बस्ती में आकर संहत हो गया, सॉलिडिफाई हो गया तो अश्मरी बनती है। अगर यह क्लेद मूत्र के साथ अभिमिश्रीभूय वस्तो प्रपद्यते तदा प्रमेह अष्टांग हृदय स्थान 10। अगर यह क्लेद मूत्र के साथ न आकर शरीरम अभिविसृप्तिम लभते मांसमेदोभ्याम अभिमिश्रीभूय तदा पिटिका अध्याय 11। उसी अध्याय में विदृति भी है। अगर वो क्लेद फट के बाहर आ जाता है पचन में, और यही क्लेद अगर स्क्रोटम में वृषण में जाता है तो वृद्धि। यही क्लेद अगर गुल्म के रूप में पिंडित होकर कोष्ठ में आता है तो गुल्म हो जाता है। अध्याय वही 11। अगर यही क्लेद द्रवीभूत होकर त्वचा और मांस की संधि में कोष्ठ में आ जाता है तो ये उदर हो जाता है। यही क्लेद अगर शाखा में त्वचा और मांस के संधि के बीच में आता है तो वो पांडु हो जाता है। यही क्लेद संपूर्ण शरीर के त्वचा और मांस के बीच में आने की बजाय एकदेशस्थ होता है, उत्सेद होता है, एकदेशोत्थिता होता है तो शोफ होता है। अगर यही सड़ जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, प्रसरणशील होता है तो विसर्प होता है। ये प्रसरणशील की बजाय सड़कर एक जगह पर हो जाए और त्वचा को कोथ बना दे तो कुष्ठ होता है। और उसी कुथित के ग्रेविटी के जोर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण अधोदेश में जाकर पाद में संचित हो जाता है तो ये वातरक्त होता है। अष्टांग हृदय निदान स्थान 16। यह 9 से 16 क्लेद का प्रवास है जो वाग्भट ने अपने निदान स्थान के 9 से 16 के अध्याय में लिखा हुआ है। एवं कुपित क्लेद संचित क्लेदा समुत्थान विषय स्थानांतरण च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। ये है अर्ली यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। यूटरस से प्लासेंटा से बच्चे की ओर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, क्या होगा? आईजीआर होगा। यूटरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यूटरोप्लासेंटल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी, inadequate blood flow and blood flow disorder from mother's blood supply। ये ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है, यानी शोणित में कहीं पर विबंध है तो चरक सूत्र 25-40 में चले गए अधिकरण तंत्र युक्ति के अनुसार, और प्रयोजन तंत्र युक्ति कहती है कि अमृता शोणित विबंध प्रशमनाना, और इसको अमृता के भावित सप्तदा भावित टैबलेट दिए गए 1.25 महीने तक, 1 महीना 7 दिन तक। और ये अगला रिपोर्ट है कि नॉर्मल फीटो यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन। हाँ, ये है नॉर्मल फीटो यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन। जिस चीज का वर्णन, जिन अवयवों का वर्णन, जिन अवस्थाओं का वर्णन संहिताओं में नहीं है, उनको भी ठीक करने की क्षमता और बहुत कम समय में ठीक करने की क्षमता संहिताओं के श्लोक रखते हैं, संहिताओं के संदर्भ रखते हैं। ये पढ़ने का विधि है। संहिता कैसे पढ़ी जाती है, अभी ये 2-3 चीजें हैं जो रुचिकर हो सकते हैं बताने के लिए, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। साधक अमृतम पित्तम बुद्धि में वो क्या है, साधक पित्त क्या है, इसका एक अलग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, इसको आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। जो मैंने आपको ये बोला शोधनादिगण संग्रह मदन मधुकलंबा निम्बम बिंबिशाला, तो पूरा 15वां अध्याय जो अलग अलग वृत्तों में है, अलग अलग उसका लय है, अलग अलग उसके गाने का विधान है, वो सारे वृत्त अलग अलग गायन विधि के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। भगवान की दया से और आप जैसे श्रोताओं के सपोर्ट के कारण 2 दिन पहले हम 2000 सपोर्ट मिलता रहे, ऐसे आपसे प्रार्थना है। अंतिम 2 बातें बताता हूँ कि संहिता पढ़ने का जो विधान है वो ऐसा होता है कि आप किसी भी अध्याय को जो पढ़ रहे हैं, मान लो कि आप दिनचर्या अध्याय पढ़ रहे हैं, दिनचर्या अध्याय भी क्या है तो वाग्भट के अनुसार व्याधि प्रतिकार। आपको लगता है कि स्वस्थ वृत्त है, स्वस्थ वृत्त नहीं है। जैसे चरक की शुरुआत औषध चतुष्क से हुई है, वैसे वाग्भट ने आयुर्वेद शास्त्र के वर्णन की शुरुआत दिनचर्या से की। उसकी हिमाद्री टीका में लिखा गया है कि अतः व्याधि प्रतिकारं व्याचष्टे सतु त्रेधा हेतुर्लक्षणम औषधं चेति हेतुर्द्विधा बहिरंगः अंतरंगश्चेति बहिरंगो द्विधा आहारो विहारश्च विहारो द्विधा
नियतकालः अनियतकालः नियतकालद्विधा दैनन्दिनः आर्तवश्च दैनंदिन नियतकाल विहारात्मक बहिरंग हेतु का वर्णन अर्थात दिनचर्या का वर्णन। तो दिनचर्या अध्याय का वर्णन यह बहिरंग हेतु का वर्णन है हेतु स्कंध में। इस तरह से हर चीज जो होती है वो त्रिस्कंधात्मक होती है और हर चीज का संबंध दोष रसगुण महाभूत से होता है। इसके आगे हमें करना है कि जो विषय आप पढ़ रहे हो, मान लो कि आप वहां पर दंत धावन या अभ्यंग व्यायाम पढ़ रहे हो, चरक सूत्र 7 से पढ़िए, व्यायाम को आप सुश्रुत चिकित्सा 24 से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि व्यायाम के बारे में चरक सुश्रुत वाग्भट एक साथ क्या कहते हैं। उनकी टीकाओं को पढ़िए, डल्लन को, चक्रपाणी को, सुरवांग सुंदरा, आयुर्वेद रसायन को पढ़िए, तब आपको उस विषय का संपूर्ण ज्ञान आता है। ये उसका विधान। लेकिन ढूंढेंगे कैसे, ये कहां पर है, ये विषय कौन से अध्याय में, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है फुट नोट से। अष्टांग हृदय का जो सटीक पुस्तक आता है सर्वांग सुंदर आयुर्वेद रसायन का, जहां पर हर अध्याय स्टार्ट होता है, उसके फुट नोट में आपको यह अध्याय अयम विषय चरक उत्तर स्थाने अमुक अमुक अध्याय, सुश्रुते शारीर स्थाने अमुक अमुक अध्याय, अष्टांग संग्रह निदान स्थाने अमुक अमुक अध्याय वर्णिता अस्ति। इस प्रकार से संपादकों ने एडिट लिखा है उस जमाने में 1910 में। अन्ना मोरेश्वर कुंटे फ्रॉम मुंबई एंड हरिशास्त्री पराड़कर फ्रॉम अकोला, इन दो महान वैद्यों ने अष्टांग हृदय का मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करके आज की जो प्रति आप पढ़ते हो अष्टांग हृदय की सटीक, उसका संपादन किया और हर अध्याय के प्रारंभ में फुटनोट में लिखा कि यह विषय चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में कहां पर आया है। यह बड़ा उपकार अन्ना मोरेश्वर कुंटे और हरिशास्त्री पराड़कर जी ने किया हम सब पर। और ये दोनों शिष्य थे नासिक रहिवासी यशवंत देवधर, यशवंत कृष्णा देवधर नामक वैद्य के। जहां से मैं अभी इस समय बात कर रहा हूं, नासिक सिटी से, नासिक शहर से, गोदावरी के पवित्र तट से मैं इस समय बात कर रहा हूं। मोरेश्वर कुंटे और अकोला से हरिश्री पराड़कर, इन दोनों ने ये सकल संदर्भ आपके लिए एक साथ वहां पर लिखे हैं, उनको एक साथ लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि संहिता कैसे पढ़ी जाती है, संस्कृत कैसे जाना जाता है, क्रॉस रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, दोष रस गुण महाभूत का संबंध कैसे लगाया जाता है, और जिन हेतुओं का, जिन लक्षणों का संहिता में कतई उल्लेख नहीं है, उनका यशस्वी चिकित्सा कैसे किया जाता है। मैंने आपके सामने कुछ केसेस रखे, क्योंकि केसेस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ही हमारे जीवन ही है। मुझे ये उत्कृष्ट अध्यापक का पुरस्कार जरूर मिला है, लेकिन वाघोली के बाद मैंने किसी भी कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं। मैंने जो पढ़ाया है अध्यापक के रूप में, वो मेरे पीजी एंट्रेंस क्लासेस में पढ़ाया। 1999 से 2015 तक ट्रेनिंग दिया, लोगों को, बच्चों के सामने बैठ के पढ़ाया। 150 बच्चे पुणे में, 60-70 बच्चे मुंबई में, 60-70 कोल्हापुर में, 30-40 बच्चे नासिक में पढ़ा करते थे। हर साल 300 से ज्यादा बच्चे मेरे सामने से गुजरते रहे, और इस कारण से दादा खड़ीवाले को लगा कि ये एक अध्यापक है। कभी भी कॉलेज में बिना पढ़ाए एक आदमी को उत्कृष्ट अध्यापक नाम का पुरस्कार दिया। उस दादा खड़ीवाले जी के गुणग्राहकों को मिलेंगे। विद्या समाप्तो भिषजा द्वितीया जातिरुच्यते ध्रुवम आविशति ज्ञाना तस्मात् वैद्यो द्विजस्मृतः। क्या आपको लगता है कि आपने चरक का पठन पूर्ण कर लिया, वाग्भट का पठन पूर्ण कर लिया, आपने बीएमएस का कोर्स पूर्ण कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है? आपने आप में, खुद में एक नए खुद को पाया है। यू हैव फाउंड योरसेल्फ एज अ न्यू यू। ऐसा आपको कभी लगा है? चरक का ऐसा मानना है कि जब आप आयुर्वेद का अध्ययन करोगे तो आपका नया जन्म होगा, आपका पुनर्जन्म होगा, आपका दूसरा जन्म होगा। क्या आपको ऐसा कभी भावना आई है? मुझे आई है। अष्टांग हृदय का पठन करते 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 मैं उस मुकाम तक पहुंच गया, मुझे लगा की आज अवघे अंतरंग राऊळ झाले. हे संपूर्ण जे अंतरंग आहे, मन आहे, हृदय आहे, हे देवळामध्ये परिवर्तित झाले. तिथं साक्षात वाग्भट हा भगवंत म्हणून उभा आहे. तर ती एक अनुभूती आहे, त्याला तुम्ही वेगळे नसता. आयुर्वेद आणि तुम्ही यांच्यामध्ये अंतर राहत नाही, एक अद्वैत निर्माण होतं. आणि मग ज्ञेय आणि ज्ञाता असं नाही राहत. स्टडी करण्याची गोष्ट राहत नाही, लर्न करण्याची गोष्ट राहत नाही, अद्वैत निर्माण होतं. तुम्ही आणि आयुर्वेद ही एकच गोष्ट आहे. ती अवस्था आहे द्वितीय जातिरुच्यते. एक जन्म दिला आई वडिलांनी, दुसरा जन्म देतो आयुर्वेद. त्यालाच 3 इडियट मध्ये गाणं येतं की ग्रो वन्स अगेन. आय वॉन्ट टू ग्रो अप वन्स अगेन. आयुर्वेद तुम्हाला ही संधी देतो की ग्रो अप वन्स अगेन. तुम्ही तुमच्यामध्ये एका नव्या माणसाला जन्म देऊ शकता की जो या समाजासाठी काहीतरी वेगळं काम करतो. म्हणजे कुणाला जमणार नाही. इथं सगळ्यांचे रस्ते थांबलेले आहेत. तिथं येऊन पेशंट तुमच्या पाठची आशा व्यक्त करतो की याच्यावर काही तुमच्याकडे इलाज आहे, वेगळी प्रॅक्टिस करा,
नीश प्रॅक्टिस करा, जनरल प्रॅक्टिस करू नका, सर्वसामान्य प्रॅक्टिस करू नका. कुठल्या तरी स्लम मध्ये जाऊन दिवसाला 100-150 पेशंट तपासण्यापेक्षा एका छान कन्सल्टिंग रूम मध्ये बसताना दिवसाला 15 पेशंट तपासा. पण त्या 15 पेशंटला असं तपासा की त्यांचं आयुष्य बदलून जाईल. काउंट युअर लाईफ नॉट बाय मनी, काउंट युअर लाईफ बाय हाऊ मेनी लाईव्ह यू हॅव टच. किती आयुष्यांना तुम्ही स्पर्श केला याचं काउंटिंग करण्यासाठी काम करा. भले मग वेटिंग पिरियड थोडा जास्त राहील, तेव्हा तुम्ही जिथं पोहोचाल तेव्हा तुम्हाला द्वितीय जातिरुच्यते, एक पुनर्जन्म झाल्याची प्रचिती, उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करो. कि जो चरक का अभिप्राय है, जो चरक की आपसे अपेक्षा है. चरक कहता है विद्या समाप्तो विशेषो द्वितीय जातिरुच्यते. सुश्रुत कहते हैं वाक्सष्टवे अर्थ विज्ञाने प्रादुर्भे कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धि वैद्य का सबसे बड़ा गुण. सिद्धिराख्याति सर्वेषाम विषक्तमम. सिद्धि क्या है? सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता. सिद्धि युक्ति पर अवलंबन है. तिष्ठत्युपर युक्ति, और युक्ति जानने वाला सबसे ऊपर खड़ा है. इसलिए तंत्र युक्ति को समझो, संहिता को समझो, और इसलिए इन सबके साथ जाने की कोशिश करो. चिकित्सा तो नैष्ठिकी या विना उपधा. उस मुकाम तक पहुंचो जहां उपधा नहीं हो, जहां आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं बाकी रहेगी. नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि. अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया. उस मुकाम तक आप पहुंच पाओगे इस शास्त्र के प्रणयन से, इस शास्त्र के पाठ से, इस शास्त्र के अवबोध से. आप वहां पहुंचोगे जहां आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी. आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ आप पा जाओगे बिना उपधा. उपपास धा संग्रह, कुछ पास रखने की जरूरत नहीं रहेगी. ये चाहिए, ये चाह ही नहीं रहेगी. तो ये आयुर्वेद है जो आपको एक सामान्य बीएमएस स्टूडेंट से एक बिना उपधा सिद्ध वैद्य ले जा सकता है. आपको इस चरक जयंती के अवसर पर इन सभी संहिताकारों का, उस चरक का, उस सुश्रुत का, उस वाग्भट का ऐसा आशीर्वाद मिले कि आपके हृदय में, आपके अंदर वो चरक फिर से जन्म ले, वो सुश्रुत फिर से जन्म ले, वो वाग्भट फिर से जन्म ले. ऊपर से चरक, सुश्रुत, वाग्भट स्वर्ग से उतर कर नीचे नहीं आएंगे उनके शब्द सार्थक करने के लिए, कभी नहीं आएंगे. आज जो भी आयुर्वेद का स्वरूप है वो प्रिंटेड चरक से जिंदा रहेंगे जब आप सामने बैठे, मेरे सामने बैठे आप श्रोतागण, आप विद्यार्थीगण, आप वैद्यगण, आपके अंदर उस चरक के, सुश्रुत के, वाग्भट के उपदेशों का अनुष्ठान करने की क्षमता प्राप्त हो. तो आपके हृदय में बसे हुए उस चरक को, उस सुश्रुत को, उस वाग्भट को मेरा प्रणाम. चरकस्याद् अतिश्रेष्ठो सुश्रुतोऽपि तथैव च वाग्भटोऽपि च श्रेष्ठः स्यात् सुश्रेष्ठेभ्यो नमो नमः.